ये कहानी पूरी तरह से कल्पना यानी इमेजिनेशन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोमल कपूर से किताब छीनकर एल्डर दुबे उस पर एक नज़र डालते हैं और उनका पूरा शरीर कांप उठता है। ये नामुमकिन होना चाहिए। ठीक है, क्या अब भी कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप जानना चाहें? अगर नहीं तो मैं जाता हूँ। रोहित सिंह हैरानी से उन्हें देखते हैं। क्या ये दोनों लोग बीमार हैं? अगर उन्हें उनसे सलाह लेनी ही थी तो उन्हें कुछ और मुश्किल सवाल पूछने चाहिए थे। फिर भी उन्होंने वही सवाल पूछने का फैसला किया जिनके जवाब किताबों में दिए गए थे। उन्हें जवाब ढूंढने के लिए दिमाग भी नहीं दौड़ाना पड़ा। कितना बोरिंग है ये सोचना कि उनमें से एक लाइब्रेरियन और विशेषज्ञ है जबकि दूसरा एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय शिक्षक है। फुई, मेरे जैसे पारलौकिक व्यक्ति की बराबरी ना कर पाना वाकई ज्ञान की कमी है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मेरे पास एक और सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। आप 10,000 रचनाओं के दर्शन को प्रतिबिंबित करते हुए क्यूई के चक्र का परिभ्रमण की व्याख्या कैसे करेंगे? अपने मन में अविश्वास को दबाते हुए एल्डर दुबे पूछते रहते हैं। कुछ दिन पहले एक और एल्डर ने उनके सामने ये सवाल उठाया था। इस सवाल से परेशान होने के बाद वे इसका जवाब ढूंढने के लिए कंपेंडियम पवेलियन में खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वे पुस्तकालय से निराश होकर ही जा सके। अब जबकि उनके सामने वाले युवा ने कई सवालों के जवाब दे दिए थे, वे खुद को उसके सामने ये मुद्दा उठाने से रोक नहीं सके। तुम्हें ये भी नहीं पता? रोहित सिंह उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। यही साधना का मूल सिद्धांत है, ठीक है? ये इस घटना को संदर्भित करता है जहां जब किसी की ची एक पूर्ण चक्र में उसके शरीर में परिभ्रमण कर रही होती है तो उसका मन सृष्टिवाद के नियमों को समझते हुए पूरे विश्व में भ्रमण करता हुआ प्रतीत होता है। ये शब्द वरिष्ठ बाई मिंग की रक्त और ची के सिद्धांत में दर्ज हैं। ये पुस्तक 27वें शेल्फ पर है और व्याख्या 69वें पृष्ठ पर है। ची का एक चक्र परिचालित करना, 10,000 सृष्टियों के दृश्य को प्रतिबिंबित करना, ये योद्धा एक डैन साधना तकनीक मानलिका में दी गई कुछ निर्दोष शिक्षाओं में से एक है, इसलिए उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया था। एक वरिष्ठ जो संग्रह पुस्तकालय का प्रहरी है, उसे इतना आसान प्रश्न पूछने की क्या जरूरत थी? एल्डर दुबे ने तुरंत जवाब नहीं दिया और कोमल कपूर की तरह जल्दी से कंपेंडियम पवेलियन में चले गए। कुछ देर बाद उन्हें रक्त और ची के सिद्धांत नामक पुस्तक मिल गई और उन्होंने उसे 69वें पृष्ठ पर पलट दिया। उनका शरीर लड़खड़ा गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने बताया था। कुछ दिन पहले उस एल्डर ने कई गुप्त मानलिकाओं को पलटा, लेकिन अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पा सके। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक अस्पष्ट पुस्तक में दर्ज होगा। इतनी अस्पष्ट पुस्तक, सोचिए कि उन्होंने इसे पढ़ा होगा, यहाँ तक कि इसके पृष्ठ भी याद होंगे। एल्डर दुबे को लगता है जैसे दुनिया उनके इर्द गिर्द घूम रही है और इस पल उन्हें सब कुछ कितने बेतुका लग रहा है। अगर अपनी छवि की चिंता ना होती तो शायद इस वक्त वो अपने बाल के सिरे खींच रहे होते। अभी कुछ देर पहले उन्होंने दूसरे पक्ष पर लाइब्रेरी में उपद्रव मचाने का आरोप लगाया था। आखिरकार वो न सिर्फ किताबें ठीक से पढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें उनकी विषय वस्तु भी याद हो गई है। उनके चेहरे पर एक तीखी जलन महसूस हो रही है और वो दिल से चाहते हैं कि कोई बिल बन जाए ताकि वो उसमें छिप सकें। क्या ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे? अगर रोहित सिंह इतने ज्ञान के साथ आखिरी शिक्षक हो सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 अंक पाने के भी योग्य नहीं हैं? ठीक है, अब आगे से और किताबें पढ़ना। तुमने जो सवाल पूछे हैं, उनके जवाब उनमें दर्ज हैं। उनके स्तब्ध भाव देखकर रोहित सिंह उन्हें गहरी आवाज में उपदेश देते हैं। फिर वो अपना सिर हिलाता है और कहता है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। ये शब्द कहने के बाद वो चलने के लिए अपने पैर उठाता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अगर उसे जल्दी खाना नहीं मिला तो वो भूख से बेहोश हो सकता है। रोहित सिंह टीचर, मेरा इंतजार करो। अब कोमल कपूर अपने सदमे से उभर पाती है और तेजी से रोहित सिंह के पास पहुंचती है। और क्या चाहिए? रोहित सिंह थोड़े नाराज स्वर में कहता है। क्या ये महिला बीमार है या कुछ? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे सवाल पहले ही स्पष्ट कर दिए थे। क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या तुम देख नहीं सकती कि मुझे भूख लगी है और मैं खाना चाहती हूँ? मुझे भी अभी खाना है। क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? कोमल कपूर दांत पीसती है। वो अकेडमी की एफ्रोडाइट है। कई पुरुषों ने उसे खाने पर बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। योगेश सिन्हा की गिनती में नहीं आने वाली डिनर डेट्स में से उसने एक भी स्वीकार नहीं की थी। आज उस युवक ने जो झटका दिया, उससे वे उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। इसलिए उसने उसे बाहर ले जाने का फैसला किया ताकि इस मौके का फायदा उठाकर देख सके कि आखिर उसमें क्या बदलाव आए हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दावत दूं? रोहित सिंह ने उसे अजीब से भाव से देखा।
क्या सोच रही हो? खाना है तो अपने पैसे से खाओ, किसी की चमड़ी इतनी मोटी कैसे हो सकती है? तुम्हारे मन में मेरे लिए सवाल थे तो मैंने तुम्हारे लिए उनके जवाब दे दिए। उसके बाद भी तुम मुझसे दावत की उम्मीद करती हो। तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? उसने पिछले जन्म में कई सुनी सुनाई बातों पर अनुसंधान किया था। फिर भी वो एक सहमा हुआ इंसान है। वो पहले कभी विपरीत लिंग के संपर्क में नहीं आया था, तो वो किसी महिला की बात कैसे समझ सकता है? तुम उस युवक की निगाहें और उसकी बातें सुनकर कोमल कपूर के मुंह से खून लगभग निकल आता है और वो बेहोश हो जाती है। मैं एक खूबसूरत महिला हूँ, ठीक है? खूबसूरत महिलाओं के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। मुझे कितने लोगों ने बाहर बुलाया था और मैंने हर एक को मना कर दिया। फिर भी जब मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए कहती हूँ तो तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। बेशर्म, बेशर्मी! क्या दुनिया में कोई है जो किसी खूबसूरत महिला को ऐसा कहेगा? वो महिला पागल होने की कगार पर है। ठीक है, मैं तुम्हें दावत दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें दावत दूंगी। कोमल कपूर अपने चांदी के दांत पीसते हुए ये शब्द उगलती है। तुम मुझे दावत दोगे? रोहित सिंह एक पल के लिए रुकता है। अकेडमी में सबसे खराब शिक्षक होने के कारण उसकी आय लगभग नगण्य है। ऐसे में किसी से उसे दावत दिलवाना कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार वो सिर हिलाता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे एक शानदार भोजन चाहिए। मैं कोई साधारण मंटू और तले हुए पैनकेक नहीं खाऊंगा। मंटू बन, असल में उसका मतलब है कि वो सिर्फ सड़क के किनारे विक्रेताओं से मिलने वाला स्ट्रीट फूड नहीं खाएगा। कोमल कपूर फिर से पागल हो जाती है। मंटू और तले हुए पैनकेक भाड़ में जाए। चलो चले। वो अब और कुछ नहीं कहना चाहती। उसे डर है कि अगर वो उससे बात करती रही तो गुस्से से मर जाएगी। स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय उसे सभी कौशलों और सभी के मिंग पुरुषों की कमियों को देखने की अनुमति देता है। हालांकि ये एक महिला के दिल में झांकने में असमर्थ है। रोहित सिंह इस तथ्य से बेखबर है कि उसने बुद्ध अकेडमी की नंबर 1 सुंदरी को अपने कुछ सरल शब्दों से खून की उल्टी करने की हद तक क्रोधित कर दिया था। कोमल कपूर के पीछे पीछे रोहित सिंह पदपथ पर परिसर के प्रवेश द्वार की ओर चलता है। हालांकि बुद्ध अकेडमी का रात्रि दृश्य उसके पिछले जन्म के स्कूल जितना चमकदार नहीं है, लेकिन फिर भी चांद की रोशनी में ये एक अद्भुत दृश्य है। आत्मिक ऊर्जा से आच्छादित वातावरण असाधारण रूप से शांत और शांतिपूर्ण लगता है। अपने पिछले जन्म में वो चारों ओर धूम धड़ाके का घेरा था और हर जगह धुआं ही धुआं था। ये उस शांति से बहुत अलग था जो यहाँ अनुभव की जा सकती थी। रोहित सिंह अब चेतन रूप से इस मनमोहक दृश्य में खो जाता है। आगे चलते हुए कोमल कपूर ने सोचा कि उसके पीछे चल रहा युवक जानबूझकर इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ सवाल पूछेगा, लेकिन काफी देर तक कोई आवाज न आने पर वो खुद को पीछे मुड़कर देखने से रोक नहीं पाई। चोरी से एक नजर डालते ही वो दंग रह जाती है। युवक चुपचाप चलता है। चांदनी उसकी आकृति को रोशन कर रही है। उसकी छवि एक शांत चित्र की याद दिलाती है। ये मन की इच्छा 2 डान शांत जल का हृदय। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। योद्धा केवल अपनी जेंकी और शारीरिक शरीर की ही साधना नहीं करते, उनके लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका मन। किसी का मन जितना मजबूत होता है, उसकी साधना पर उसका नियंत्रण उतना ही ज्यादा होता है। परिणाम स्वरूप उसकी साधना और भी तेजी से बढ़ सकती है, जिससे वो भविष्य में और भी ऊंचाइयों को छू सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञों ने मन की इच्छा को कई विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया है। शांत जल का हृदय इसका 2 डान क्षेत्र है। युद्ध तकनीकों की तुलना में मन को प्रशिक्षित करना ज्यादा कठिन है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी अकेडमी में से केवल प्रधानाचार्य ही इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। यहाँ तक कि कोमल कपूर भी, जो बेजोड़ प्रतिभा की धनी मानी जाती हैं और 20 वर्ष की आयु में ही फाइटर 5 डान के शिखर पर पहुंच गई हैं, जो प्रसिद्ध युवा प्रतिभावान बाई राजकुमार के बाद दूसरे स्थान पर है, अभी भी विल ऑफ माइंड 2 डान से बहुत दूर हैं। राजकुमार शुरू में उसने सोचा था कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इस स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरों के मुंह से निकला घटिया शिक्षक वास्तव में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। उसने खुद ये सब देखा होता तो उसे कभी यकीन नहीं होता। ये कैसे संभव है? ये विल ऑफ माइंड 2 डान हृदय ऑफ ट्रैंक्विलिटी है। फाइटर 6 डान 7 डान से भी ज्यादा मुश्किल है इस ऊंचाई तक पहुंचना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल भी घटिया नहीं है, बल्कि उसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करके दूसरों के अपमान और उपहास का इस्तेमाल किया होगा ताकि वो अपनी इच्छा शक्ति को कम कर सके? अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार कौन था। पहले रोहित सिंह शिक्षक से उसका ज्यादा संपर्क नहीं था, इसलिए उसे उसके मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। आज उनकी बातचीत से उसे एहसास हुआ कि वो ना सिर्फ ज्ञानी है, बल्कि उसने तो विल ऑफ माइंड 2 डान हृदय ऑफ ट्रैंक्विलिटी तक भी पहुंच बना ली है।
ये एक ऐसा स्तर है जिसके बारे में कई लोग सपने देखते हैं लेकिन जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर पाते। लगता है उसकी शिक्षक योग्यता परीक्षा के नतीजे सब बनावटी हैं। उसका असली मकसद दूसरों के तिरस्कार का फायदा उठाकर अपने मन को प्रशिक्षित करना है ताकि वो विल ऑफ माइंड 2 डांस में सेंधा लगा सके। उसे यह अविश्वसनीय लगता है कि इतनी विल ऑफ माइंड वाला व्यक्ति साधारण शिक्षक योग्यता परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। नाटक करते रहो, देखो मैं तुम्हारी पोल कैसे खुलता हूँ। ये सोचकर कि उस आदमी ने उसे कैसे ठगा, वो अपने दांत पीसती है। ये आदमी तो हद से ज्यादा घिनौना है। वो उसे दूसरों के सामने बेनकाब करने का कोई न कोई मौका ढूंढने पर तुली हुई है। राजकुमार सम्राट द्वारा देश के राजकुमारों को दी जाने वाली एक उपाधि है। शांत जल का हृदय। रोहित सिंह की चेतना बहुत जल्दी एक रहस्यमय आध्यात्मिक दुनिया से लौट आती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद ये स्वाभाविक है कि वो मन की इच्छा शक्ति के महत्व को समझेगा। मैं एक पारलौकिक जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद ये स्वाभाविक है कि मेरी इच्छा शक्ति अधिकांश लोगों से ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा मैं स्वर्ग पथ दिव्य कला में साधना करता हूँ, इसलिए मेरी ज़ेन की साफ पानी की तरह शुद्ध है। मन की इच्छा शक्ति 2 डान तक इतनी जल्दी पहुँच जाना स्वाभाविक है। वो इससे बहुत खुश है, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर वो स्वर्गपथ के पुस्तकालय नामक ईश्वरीय उपकरण प्राप्त करने के बाद भी अन्य सामान्य लोगों की तरह ही रहना चाहता है, तो वो टोफू का एक टुकड़ा खरीदकर उस पर आत्महत्या कर सकता है। पूरे रास्ते चुप रहने के बाद वे जल्द ही अकेडमी के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। बुद्ध मंडप। अपने सामने 2 बड़े-बड़े शब्द देखकर रोहित सिंह सिर हिलाते हैं। इस मधुशाला की यादें उनके अतीत की यादों में ताज़ा हैं। बुद्ध मंडप बुद्ध अकेडमी का सबसे शानदार मधुशाला है। यहाँ का हर एक खाना किसी की भी जेब ढीली कर देगा। अपनी कम तनख्वाह के कारण उनका अतीत यहाँ पहले कभी नहीं आया था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि कोमल कपूर उन्हें किसी साधारण रेस्टोरेंट में ले जाएंगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो उन्हें यहाँ लाने के लिए इतनी उदार होंगी। जैसा कि एक प्रसिद्ध मधुशाला से उम्मीद की जाती है, अंदर का साज-सज्जा शानदार है। मधुशाला की दीवारों में मुट्ठी के आकार के कई रात्रिकालीन प्रकाश मोती जड़े हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे अभी भी दिन का समय हो। वो खिड़कियों के पास एक मेज पर बैठ जाते हैं। आप क्या लेंगे? कोमल कपूर अपने सामने खड़े युवक को देखती हैं। कुछ भी, रोहित सिंह इशारा करते हैं। चूंकि आप ही दावत दे रहे हैं, मैं आपका हर ऑर्डर खा लूंगा। पहले कभी यहाँ नहीं आया, उसे नहीं पता कि यहाँ कौन से व्यंजन अच्छे हैं। चूंकि कोई और भुगतान कर रहा है, इसलिए उसे इस बारे में सोचने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उस युवक के भाव देखकर कोमल कपूर का गुस्सा भड़क उठता है। हालांकि चूंकि ये उसके भड़कने की अच्छी स्थिति नहीं थी, वो बस सिर हिलाकर कुछ व्यंजन ऑर्डर कर पाती है। रोहित टीचर, क्या आपकी शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 जानबूझकर दिया गया था? ऑर्डर करने के बाद कोमल कपूर सामने खड़े युवक को घूरती है। जानबूझकर? ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। रोहित सिंह जवाब देने से पहले एक पल रुकते हैं। बिल्कुल नहीं। उस समय शिक्षक योग्यता परीक्षा के दौरान उसका अभी तक पराकाष्ठा नहीं हुई थी और उसके पिछले स्वरूप में स्वर्ग पथ का पुस्तकालय भी नहीं था, इसलिए परिणामों का केवल एक दिखावा होना असंभव है। ये जानते हुए कि वो इनकार करेगा, कोमल कपूर मन ही मन ठंडी हंसी हंसती है। इनकार? देखो मैं कैसे तुम्हारा असली रूप उजागर करती हूँ। चूंकि अब हम मुक्त हैं, मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं नहीं दे पाई हूँ। रोहित शिक्षक, क्या आप मेरी शंकाओं को दूर करने में मेरी मदद कर सकते हैं? कोमल कपूर के मन में एक विचार कौंधा और उसने पूछा, आगे बढ़ो। क्योंकि दूसरा पक्ष उसे भोजन पर आमंत्रित कर रहा है, इसलिए उसे बदले में उसके 1-2 प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई साधना करते समय अपनी आत्मिक ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर पाता, कोमल कपूर प्रश्न पूछने से पहले एक क्षण सोचती है। तुम्हें ये भी नहीं पता? ये सुनकर कि ये प्रश्न पहले वाले प्रश्नों से भी ज्यादा सरल है, वो दूसरे पक्ष को हैरानी से देखते हैं और फिर सहजता से समझाते हैं। मेरे पास 9 तरीके हैं जिनसे ये समस्या हल हो सकती है। जल्द ही वो अपनी व्याख्या पूरी करते हैं। 9 तरीके? ये सुनकर कि वो युवक सहजता से 9 तरीके उनके सामने लगता है, कोमल कपूर का चेहरा तमतमा जाता है। जानकार होने के बावजूद वो केवल 3 तरीकों के बारे में जानती है, फिर भी दूसरा पक्ष एक ही सांस में 9 बता देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो उसके लिए बिल्कुल अनजान हैं। उसे पूरी स्थिति अकल्पनीय लगती है। वो तो अगर कोई आत्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करने के बाद उसे मेरिडन में प्रवाहित न कर पाए तो क्या होगा? उसने अपने आश्चर्य को बलपूर्वक दबाते हुए एक बार फिर पूछा।
ये भी आसान है, मेरे पास इसे हल करने के 8 तरीके हैं। रोहित सिंह समझाने लगते हैं। सबसे पहले, कोमल कपूर का दुबला पतला शरीर कांप उठता है। उसने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी उसे ये स्थिति पागलपंती वाली लग रही थी। उसने जो तरीके बताए वो अविश्वसनीय हैं। अगर ये सब फैल जाएं तो साधना जगत में हंगामा हो जाएगा। जब तुम्हें इतनी सारी विद्याएं पता हैं तो शिक्षक योग्यता परीक्षा के दौरान तुम उनमें से एक भी क्यों नहीं बता पाई और इसके बजाय तुम्हें 0 अंक मिले? उसने अभी जो 2 प्रश्न पूछे थे वो बिल्कुल वही प्रश्न थे जो पिछली शिक्षक योग्यता परीक्षा में पूछे गए थे। जब उसे इतने सारे हल पता हैं तो वो इन्हें क्यों नहीं भर पाया और फिर आखिर में 0 क्यों? कैंग, रोहित सिंह को अब जाकर एहसास होता है। तो ये सवाल शिक्षक योग्यता परीक्षा के थे, चूंकि ये उसकी पुरानी यादों का हिस्सा हैं। हालांकि उसे सवाल जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन वो ठीक ठीक नहीं बता पा रहा था कि उसने इन्हें कहाँ देखा था। जैसे ही उसे जवाब देने में दिक्कत हो रही थी, पहले से ऑर्डर किए गए व्यंजन एक के बाद एक मेज पर रख दिए गए। पहले खाना खाते हैं। व्यंजनों का रूप और उनकी खुशबू देखकर रोहित सिंह की भूख बढ़ गई। इन झंझटों से परेशान होकर वो खाना शुरू कर देता है। ये देखकर कि वो आदमी उन व्यंजनों को देखकर उससे ज्यादा खुश है, कोमल कपूर मुंह बनाती है। अनगिनत लोगों ने उसे खाने पर बुलाया था, बस उसके साथ कुछ पल और बिताने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए थे। फिर भी ये बंदा सिर्फ खाने के लिए ही तो यहाँ आया है। योगेश युवा गुरु, अब और नाराज मत होइए। मैंने ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के लिए आवेदन कर दिया है और अकादमी कल सुमेर राठौड़ को निरीक्षण के लिए लाएगी। रोहित सिंह को जरूर कड़ी सजा मिलेगी। जहां तक उस पागल की बात है, एल्डर सिन्हा ने आपको अपना प्यारा पालतू जानवर पहले ही उधार दे दिया है। कल जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उन्हें एक अविस्मरणीय सबक जरूर सिखा पाएंगे, इसलिए आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। चलिए, आज जो कष्ट आपको सहना पड़ा उसकी भरपाई के लिए मैं आपको एक शानदार भोजन कराऊंगा। उसके बाद हम कुछ लड़कियां ढूंढेंगे और हे 2 युवक अकादमी के फुटपाथ पर चल रहे हैं। आगे चलने वाले का चेहरा सूजा और चोटिल है और उसकी आंखें पांडा जैसी साफ हैं। देखने से साफ पता चल रहा है कि उसने किसी से झगड़ा किया था और उसके चेहरे पर चोट लगी थी। उसके पीछे चलने वाले का शरीर आगे की ओर झुका हुआ है और वो आज्ञाकारी मुद्रा में है। इस समय जो बोल रहा है वो बाद वाला है। उनके पीछे एक विशालकाय शेर गर्व से अकड़कर चल रहा है। उसकी भयंकर आभा किसी के भी पास पहुंचने से पहले ही उसमें भारी दबाव और भय पैदा कर देती है। वे हैं योगेश सिन्हा, जिन्होंने सुबह सुबह कक्षा में उत्पात मचाया था और मैथ्यू जेवियर ने उन्हें बुरी तरह पीटा था, और मनोज कुमार, जो रोहित सिंह को बड़ी मुसीबत में डालने के लिए बेताब है। जहां तक उनके पीछे वाले शेर की बात है, वह एल्डर सिन्हा चैन का प्रिय पालतू जानवर, टियर 6 का जंगली जानवर, आसमान चीरने वाला शेर है। इस दुनिया में औषध विक्रेता, लोहार और कई अन्य व्यवसाय हैं। प्रत्येक अपने आप में महान और दूसरों द्वारा सम्मानित है। इन व्यवसायों में से एल्डर सिन्हा चैन एक पशुपालक है। ये व्यवसाय किसी को जंगली जानवरों और आत्मिक जानवरों को वश में करने और उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जो आपके युद्ध कौशल का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक कठिन व्यवसाय है जो बाकी की तुलना में उल्लेखनीय है। ये आकाशभेदी शेर एक जानवर पालतू जानवर है जिसे एल्डर सिन्हा चैन ने प्रशिक्षित किया है। बेरेस्क मैथ्यू जेवियर द्वारा मारे जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह ताकत के मामले में उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने दादा से अपने इस्तेमाल के लिए एक जानवर पालतू जानवर उधार लेने के लिए कहा। उफ, ये चापलूसी भरे शब्द सुनकर योगेश सिन्हा ने सिर हिलाया और आक्रामक भाव से थूकते हुए कहा, उस बेरेस्क मैथ्यू जेवियर को जरूर सबक सिखाया जाना चाहिए। रोहित सिंह को भी। बिल्कुल, इस आकाश चीरने वाले शेर के साथ योगेश इवाकुरु को क्या डर? मनोज कुमार हंसते हैं। एक टियर 6 जंगली जानवर एक फाइटर 6 डैन विशेषज्ञ के बराबर है, शायद उनसे थोड़ा आगे भी। भले ही वो बेरेस्क बटलर मैथ्यू हान कमजोर न हो, फिर भी उसके लिए आकाशभेदी शेर को उसके पूरे रूप में, और कहने की जरूरत नहीं, उसकी वर्तमान स्थिति में हराना आसान नहीं है। दिन की शुरुआत में उसे मम्मी की तरह लपेटा गया था। योगेश यंग मास्टर की मौजूदा स्थिति से कुछ खास बेहतर नहीं थी। आकाश चीरने वाला शेर मेरे दादाजी का पालतू जानवर है। आप भी इसके जंगली स्वभाव से वाकिफ हैं, जिसकी वजह से इसे वश में करना मुश्किल है। दादाजी ने इसे भले ही मुझे सौंप दिया हो, लेकिन ये तभी हरकत करेगा जब कोई मुझ पर हमला करेगा। फिलहाल मैं इसे हुक्म चलाने में असमर्थ हूँ। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अगर हम इसे अच्छी शराब और खाने से खुश करें तो हो सकता है ये आपकी आज्ञा मान ले। मनोज कुमार मुस्कुराते हैं। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। उनकी चहलकदमी और बातचीत के बीच एक विशाल मधुशाला उनके सामने प्रकट होती है। हम आ गए।
मधुशाला में प्रवेश करते ही उनके पीछे एक शानदार साइन बोर्ड है, बुद्धि मंडप। योगेश गौंजी, आप आ गए, अंदर आइए। गौंजी, सज्जन आमतौर पर युवा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले कि दो मनुष्य और एक जानवर मधुशाला में कदम रखें, एक मुस्कुराता हुआ अधेड़ उम्र का आदमी उनका स्वागत करता है। बुद्धि मंडप के प्रबंधक प्रशांत किशोर। हमें कोई शांत जगह दो, मनोज कुमार और मैं साथ में अच्छा ड्रिंक करना चाहते हैं, योगेश सिन्हा कहते हैं। इधर प्रशांत किशोर उन्हें जल्दी से उनकी सीटों पर ले आते हैं। योगेश युवक गुरु, जब भी मैं यहाँ होता हूँ ये प्रशांत किशोर घमंड से पेश आता है और मेरी मौजूदगी की परवाह नहीं करता। इस बार वो मनोज कुमार खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। बुद्ध पवेलियन भले ही एक शराब खाना हो, लेकिन इसे चलाने वाली ताकतें उपहास करने लायक नहीं है, वरना बुद्ध अकेडमी के परिसर में इतने बड़े पैमाने पर उनका कारोबार चलाना नामुमकिन है। पहले जब वो यहाँ खाना खाने आता था तो मैनेजर प्रशांत हमेशा उसकी उपेक्षा करती थी, लेकिन इस बार उसकी पीठ आगे की ओर झुकी हुई है और उसका व्यवहार बेहद सम्मानजनक है। उसके व्यवहार में इस अंतर को उसे शक में डाल देता है कि क्या वो वाकई ऐसा कर रहा है। आपको पता होना चाहिए था कि अकेडमी में कभी एक एल्डर हरेंद्र शास्त्री हुआ करते थे, योगेश सिन्हा चाहते हैं। मनोज कुमार सिर हिलाते हैं। बुद्ध अकेडमी की स्थापना बुद्ध ने की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप जिन बुजुर्गों का उपनाम शास्त्री होता है वे अकेडमी में ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने पहले भी इस एल्डर हरेंद्र शास्त्री के बारे में सुना था। वे एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं और एक बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़े थे। हालांकि बाद में किसी अज्ञात कारण से उन्होंने अचानक एल्डर के पद से इस्तीफा दे दिया और उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। एल्डर के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक सराय शुरू की। वे मेरे दादाजी के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए जब भी मैं यहाँ आता मैनेजर प्रशांत मेरा सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं, योगेश सिन्हा खुशी से कहते हैं। तो यही वजह है, मनोज कुमार सिर हिलाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये बुद्ध मंडप इतने बड़े पैमाने पर विकसित हो पाया। इसका उद्घाटन पूर्व एल्डर हरेंद्र शास्त्री ने किया था। इतने बड़े शराब खाने के मैनेजर द्वारा स्वागत किया जाना वाकई गौरव की बात है। उफ। जैसे ही वो ऐसी सेवा का आनंद ले रहा था जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया, मनोज कुमार अचानक स्तब्ध रह जाता है और उसका चेहरा धीरे धीरे गहरा हो जाता है। क्या हुआ? योगेश सिन्हा हैरानी से उसे देखते हैं। वो रोहित सिंह ही होंगे, है ना? उनके पास यहाँ भोजन करने की योग्यता कैसे हो सकती है? मनोज कुमार खिड़की के पास एक मेज की ओर इशारा करते हैं। रोहित सिंह? योगेश सिन्हा भी नजर घुमाते हैं। उस युवक को देखते ही उसकी नजर अपने साथ बैठे व्यक्ति पर पड़ती है। उसकी भौहें ऊपर उठ जाती हैं और अंदर से गुस्सा उमड़ पड़ता है। वो उस कूड़ेदान के साथ क्यों है? मैंने उसे कई बार निमंत्रण दिया था, लेकिन वो बार बार मना करती रही। सोचो वो किसी और के साथ भोजन कर रही होगी। धिक्कार है, धिक्कार है। एक बुजुर्ग के पोते, अकेडमी के उच्च स्तरीय शिक्षक और फाइटर 5 डैंडिंगली क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने कोमल कपूर को कई बार खाने पर आमंत्रित किया, लेकिन वो कभी राजी नहीं हुई। शुरू में उन्होंने सोचा था कि वो कभी किसी के साथ खाना नहीं खाएगी। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अकेडमी के नामी गिरामी कबाड़ खाने के साथ बैठेगी। वो गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। अपनी मेज पटकते हुए वो खड़े हो गए, उनसे पूछताछ करने के लिए दौड़कर जाने को तैयार। हालांकि उन्हें अचानक कोमल कपूर का स्वभाव याद आ गया और वे तुरंत अपनी सीट पर सिमट गए। कोमल कपूर उन लोगों से बेहद नफरत करती है जो उन्हें परेशान करते हैं। अगर वो इस तरह उनसे पूछताछ करने दौड़े, अगर वो उनके रवैये से भड़क गईं और उन पर भड़क गईं, तो उनके प्रेम प्रसंग की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। योगेश यंग मास्टर, नाराज मत होइए। मेरे पास एक आइडिया है जो शेन टीचर के सामने रोहित सिंह का असली चेहरा उजागर कर देगा। और तो और इससे योगेश यंग मास्टर का राजसी आभा मंडल भी और निखर जाएगा। मनोज कुमार एक सामाजिक विशेषज्ञ हैं, इसलिए उन्हें पल भर में ही मौजूदा हालात का अंदाजा हो जाता है। उनके दिमाग में एक आइडिया कौंधा और वो मुस्कुराते हुए योगेश सिन्हा को मनाने की कोशिश करते हैं। कैसा आइडिया? ये रोहित सिंह शेन टीचर को खाना खिलाकर उनकी खुशामद करने आया है, लेकिन एक मामूली टीचर होने के नाते वो कितना पैसा कमा पाएगा? हमें बस थोड़ा सा दखल देकर आखिरी बिल उसकी पहुंच से बाहर कर देना है, ताकि वो शेन टीचर के सामने शर्मिंदा हो जाए। इसके बाद योगेश यंग मास्टर प्रकट होंगे और उसे इस अजीबोगरीब स्थिति से बचाएंगे। शेन टीचर की योगेश यंग मास्टर के बारे में धारणा जरूर सुधर जाएगी। हो सकता है जब वो आपकी बाहों में दौड़े तो प्यार का फूल भी खिल जाए। मनोज कुमार अपनी योजना बताते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे तरीके से करते हैं।
योगेश सिन्हा की आंखें चमक उठती हैं और वो संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। वो न सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर सकता है, बल्कि कोमल कपूर के दिल में अपनी जगह भी बना सकता है। ये वाकई एक बेहतरीन विचार है। लगता है ये मनोज कुमार सिर्फ सिखाने में ही माहिर नहीं है, बल्कि इंसानों से पेश आने का भी हुनर रखता है। लगता है भविष्य में उसे अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। रोहित सिंह को अपने खिलाफ रची जा रही साजिश का अंदाजा नहीं है। मेज पर रखे मजेदार व्यंजन खाते हुए वो प्रशंसा में सिर हिलाता है। यहाँ खाना पकाने की तकनीकें भले ही धरती जितनी परिष्कृत ना हो, लेकिन ये दुनिया आत्मिक ऊर्जा से भरपूर है। और ये भी कि व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां ताज़ी और स्वादिष्ट हैं, जिससे खाने का एक बिल्कुल अलग और आनंददायक अनुभव मिलता है। जल्द ही मेज पर रखे ज्यादातर व्यंजन साफ हो गए और उनमें से एक बड़ा हिस्सा रोहित सिंह ने साफ कर दिया। कोमल कपूर ने प्रतीकात्मक रूप से उनमें से बस थोड़ा सा ही खाया। ये देखकर कि ये बंदा सिर्फ खाने में मगन है, उसकी मौजूदगी की भी परवाह नहीं करता, वो गुस्से से अपने होंठ सिकोड़ लेती है। शुरू में तो उसे लगा कि वो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा दिखावा कर रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कभी इतना महत्वपूर्ण समझा ही नहीं। अकेडमी के प्रतिभाशाली शिक्षक हों या स्टार शिक्षक, वे जानबूझकर उसकी चापलूसी करते और उसे खुशामदे करते। फिर भी ये बंदा, पूरी अकेडमी का सबसे घटिया दर्जे का शिक्षक, उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वो कुछ भी ना हो, जिससे वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगती है। अगर उसके शिष्टाचार ना होते तो वो पहले ही अपने दोनों पैर उसकी ओर उछाल देती। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचती है, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जानती है कि अगर वो उसे खाते हुए देखती रही तो वो गुस्से से मर जाएगी। वो पलटकर वेटर को आवाज देती है, बिल, कुल 1280 सोने के सिक्के। एक वेटर पास आता है। 1280? कोमल कपूर सदमे में जम जाती है। ये इतना महंगा क्यों है? उसके जैसी उच्च स्तरीय शिक्षिका होने के बावजूद वो हर महीने सिर्फ 1000 सोने के सिक्के ही कमाती है। फिर भी एक ही खाने में पूरे महीने की तनख्वाह खा जाना, ये इतना महंगा कैसे हो सकता है? उसने व्यंजन ऑर्डर करते समय ठीक से हिसाब लगाया था और बिल 100 तक भी नहीं पहुंचना चाहिए था। ये एक पल में 1000 से ज्यादा कैसे हो सकता है? मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ शराब की इस बोतल की कीमत अकेले 1200 सोने के सिक्के हैं, वेटर समझाता है। इससे पहले जब वे दोनों खाना खा रहे थे तो एक वेटर ये पूछने आया कि क्या उन्हें कुछ शराब चाहिए। कोमल कपूर ने सोचा कि थोड़ी शराब पीना ठीक रहेगा, इसीलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। उसने कैसे सोचा होगा कि शराब इतनी महंगी होगी? आपने जो शराब भेजी थी उसकी कीमत हमें नहीं पता थी। कोमल कपूर का चेहरा इस पल बेहद पीला पड़ गया। चाहे वो कितनी भी नासमझ क्यों ना हो, ये साफ है कि उसके साथ धोखा किया गया था। अगर आपको इसमें वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है तो आपको पहले ही इसके बारे में और पूछ लेना चाहिए था। चूंकि आपने पूछा नहीं, इसीलिए हमने सोचा कि आपको इसकी कीमत पता होगी, इसीलिए हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वेटर उसे ठंडेपन से देखता है। वेटर का रवैया देखकर कोमल कपूर समझ जाती है कि अब हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि अगर वो इस मामले पर हंगामा करती है तो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए वो अपना बटुआ निकालती है और पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया और उसमें असहजता झलकने लगी। मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं, पहले मेरे बिल में क्यों नहीं डाल देते, मैं पैसे वापस आने के बाद तुम्हें चुका दूंगी। आज उसका इरादा सिर्फ संग्रह मंडप में कुछ पढ़ने का था, इसीलिए वो ज्यादा पैसे नहीं लाई थी। उसके बाद वो रोहित सिंह से मिली और उनसे कुछ मामलों पर सलाह ली। उस समय लगे अत्यधिक सदमे के कारण वो उस बात को पूरी तरह भूल गई। उसे बस इस समय याद आ रही है। उसके पास सिर्फ 100 के आसपास सोने के सिक्के हैं, जो जरूरी 1000 से भी ज्यादा सिक्के नहीं हैं। किसी को खाना खिलाना लेकिन बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होना। उसके चेहरे पर एक तीखी जलन महसूस होती है, क्योंकि वो दिल से चाहती है कि कोई बिल बन जाए ताकि वो उसमें छिप सके। ऐसा खाना मत मंगवाओ जो तुम खरीद नहीं सकते। जब मंगवा ही लिया है तो पैसे दे दो। यहाँ मुफ्त में खाने का सपना भी मत देखना। वेटर बड़बड़ाता है। तुम? कोमल कपूर का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या हुआ? तभी एक सख्त आवाज सुनाई देती है। योगेश सिन्हा मनोज कुमार और आकाश को चीर देने वाले शेर के साथ गर्व से चौड़े कदमों से आगे बढ़ते हैं। सफेद कपड़े पहने, हाथ पीछे और सिर ऊंचा, उनकी मुद्रा से श्रेष्ठता का आभास होता। सामान्य समय में अपने स्वभाव और बाहरी रूपरंग के साथ और पीछे चल रहे क्रूर आकाशभेदी सिंह के साथ वो एक शिष्ट और तेजस्वी सज्जन लगते, लेकिन इस समय उनका चेहरा सूजा हुआ लाल है और आंखें चोटिल होकर काली पड़ गई हैं। दूर से देखने पर वो अवर्णनीय रूप से हास्यपद लग रहे थे, लेकिन वे इससे बेखबर लगते हैं और गर्व से इधर उधर घूमते हैं। आंखों में गहरी नजर और दूर से एक आभा लिए वे आगे बढ़ते हैं और उनकी नजर कोमल कपूर के शरीर पर पड़ती है। आश्चर्य का नाटक करते हुए वे कहते हैं, शैन गुरु, क्या संयोग है, आप भी यहाँ हैं? वे वेटर की ओर मुड़कर कहते हैं, यहाँ क्या हुआ? यहाँ हंगामा करना शोभा नहीं देता।
अरे तो ये योगेश है, युवा गुरु। वेटर डर के मारे उछल पड़ता है। अब वो पहले जैसा जिद्दी करने वाला रवैया नहीं अपनाता, बल्कि सावधानी से समझाते हुए कहता है, बात ऐसी है, उन्होंने खाना तो खाया लेकिन बिल भरने के पैसे नहीं हैं। बिल भरने के पैसे नहीं हैं? योगेश सिन्हा सिर हिलाते हैं, उनके चेहरे पर निराशा के भाव आ जाते हैं। वे रोहित सिंह की तरफ देखते हुए कहते हैं, रोहित टीचर, मैं आपको लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ किसी को इलाज करके उदारता का दिखावा मत कीजिए। देखिए, आपने तो बस अपनी फजीहत ही करवा ली। अकेडमी के सबसे घटिया टीचर होने के नाते आपको इसकी आदत हो गई होगी, लेकिन शैन टीचर को भी शर्मिंदा करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं? अपने सामने वाले के चेहरे पर अहंकारी भाव देखकर रोहित सिंह एक पल के लिए रुकते हैं और फिर मुड़कर कोमल कपूर की तरफ देखते हैं। आहा, लगता है वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो उदारता का दिखावा मत करो। देखो, तुमने खुद को शर्मिंदा कर लिया। तुम। योगेश सिन्हा की बातें सुनकर कोमल कपूर पहले से ही लाल पीली हो रखी थी, लेकिन रोहित सिंह को वही शब्द दोहराते देखकर वे लगभग गुस्से से फट पड़ी। वो अपना सिर उठाती हैं और प्रसन्नचित्त योगेश सिन्हा को घूरती हैं, जो अपना दिल जीतने के लिए एक प्रभावशाली छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लो लो, वो अपने जेठ जैसे दांत पीसती हैं और दहाड़ती हैं। योगेश सिन्हा, मैं तुम्हें एक बार फिर बताने की चुनौती देती हूँ कि उदारता का दिखावा करने वाला कौन है। ये उम्मीद न करते हुए कि महिला नाराज हो जाएगी, योगेश सिन्हा हैरान रह गए। वो तुरंत समझाता है, शेन टीचर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं रोहित सिंह की बात कर रहा हूँ। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसे दूसरों का इलाज करने जाना नहीं चाहिए। देखिए, उसे वेटर ने रोक लिया। कितनी शर्मनाक बात है। वो हमारी अकेडमी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। वो जितना बोलता गया, उसकी देवी का चेहरा उतना ही गहरा होता गया, मानो वो किसी भी क्षण भड़क उठेगी। योगेश सिन्हा स्थिति में आए इस मोड़ से हतप्रभ रह गए। तभी वेटर ने अजीब से बीच में ही टोक दिया, योगेश यंग मास्टर। क्या? उसने भौएं चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। खांसी खांसी। जो इलाज कर रहा है वो है शेन टीचर, वेटर ने कहा। उसे योगेश सिन्हा के शो में सहयोग करने का आदेश मिला था, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि बिल का भुगतान वही महिला करेगी। इससे पहले कि वो उसकी सूचना दे पाता, योगेश सिन्हा दौड़कर वहां पहुंच गए, जिससे उसे स्थिति समझाना और भी मुश्किल हो गया। शेन टीचर ही इलाज कर रहे हैं? योगेश सिन्हा घबरा गए। अविश्वास से उनकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम सचमुच हो? वह रोज देवी को बाहर खाने पर बुलाता था, फिर भी वह उसके निमंत्रण को आसानी से ठुकरा देती थी। अकादमी के सबसे घटिया शिक्षक को उसके साथ खाना खाने का क्या हक है? और क्या उसे दावत देने का भी? क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। इसका मतलब है कि मैं उदारता का दिखावा कर रहा हूँ और खुद को शर्मिंदा कर रहा हूँ, है ना? कोमल कपूर उसे ठंडी निगाहों से घूरती है। वह आज रोहित सिंह के सामने कई बार शर्मिंदा हो चुकी थी और अब तक इस बात से निराश थी। फिर भी इस आदमी को ऐसे पल में उसका मजाक उड़ाना ही था। उसे लगता है कि उसका गुस्सा बेकाबू होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। योगेश सिन्हा का चेहरा पीला पड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसे वह रोने ही वाला है। अब जाकर उसे समझ आता है कि उसने अपनी देवी की खुशामद करने की कोशिश में अनजाने में उनका अपमान कर दिया था। वह तुरंत हाथ हिलाता है, मानो गलतफहमी दूर करना चाहता हो। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब से हकलाते हुए उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या समझाना चाहिए। हालांकि जैसा कि अकादमी के एक शिक्षक और एक बुजुर्ग के पोते से उम्मीद की जाती है, बहुत कुछ अनुभव और देखने के बाद वो जल्दी से संभल जाता है और वेटर की तरफ मुड़ता है। राजसी अंदाज में इशारा करते हुए वह कहता है, ठीक है, शैन शिक्षिका का कर्ज मेरा कर्ज है। इसकी कीमत कितनी है, मैं उसका भुगतान कर दूंगा। योगेश युवा गुरु, आप हमारे बुध मंडप के एक सम्मानित अतिथि हैं, हम आपका पैसा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वेटर घबराहट में अपना सिर हिलाता है। ये वो पंक्तियां थीं जिन्होंने पहले से तैयार की थीं ताकि अपनी देवी के सामने उसकी पृष्ठभूमि और योग्यता का प्रदर्शन कर सकें। वाह! योगेश सिन्हा अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए इस विषय को कुछ देर और खींचना चाहते थे कि तभी कोमल कपूर की ठंडी आवाज़ फिर से सुनाई दी। कोई बात नहीं, मैं अपना खर्चा उठा लूंगी ताकि दूसरे ये ना कहें कि मैं उदारता का दिखावा कर रही हूँ। तभी वह अपने सिर से एक हेयर पिन निकालकर आगे बढ़ाती है। यह जेड हेयर पिन कम से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का है। आप किसी विशेषज्ञ से इसकी पुष्टि करवा सकते हैं। मैं इसे पहले आपकी देखरेख में छोड़ दूंगी। अपने पैसे वापस लेने के बाद मैं इसे वापस लेने आऊंगी। यह जेड हेयर पिन पकड़े हुए वेटर को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। ये उस स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था जिस पर वे सहमत हुए थे।
शन टीचर, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बुद्ध मंडप के मैनेजर प्रशांत को जानता हूँ, इसलिए जब तक मैं बोलती रहूंगी आपके उस कर्ज का कोई मतलब नहीं है। यही तुम्हारी समस्या है, इसका मुझसे क्या लेना देना। कोमल कपूर उसकी बात बीच में ही काट देती है। फिर वह वेटर की तरफ मुड़कर कहती है, अगर तुम इसकी पुष्टि के लिए किसी विशेषज्ञ की तलाश नहीं करोगे तो मैं पहले ही चली जाऊंगी। वेटर घबराहट में योगेश सिन्हा की तरफ देखता है और उसकी नज़रों में याचना साफ दिखाई देती है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? योगेश सिन्हा जल्दी से हाथ हिलाते हैं। गुस्से भरी नज़रों से वह आगे कहते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। ठीक है। रोहित सिंह को उम्मीद नहीं थी कि एक भी खाना इस तरह के तमाशे में खत्म होगा। सिर हिलाते हुए वह आगे बढ़े, वेटर से जेड हेयरपिन लिया और कोमल कपूर को वापस दे दिया। इसे क्यों दे रहे हो? यह खाना 1280 सोने के सिक्कों के भी लायक नहीं है। उसे इस तरह पैसे देकर क्या तुम ठगे जाने के लिए इतने बेचैन हो? ठगी? बुद्धा पैलेसिन को लगभग 10 साल हो गए हैं। हमारी कीमतें उचित हैं और हम अपने ग्राहकों के बीच भेदभाव नहीं करते। इससे पहले किसी को भी हमारे साथ ऐसी समस्या नहीं हुई, तो आपके इन शब्दों का क्या मतलब है? रोहित सिंह के ये शब्द पढ़ते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी तेज कदमों से वहां आया। ये बुद्धा पैलेसिन के मैनेजर प्रशांत किशोर हैं। उन्होंने योगेश सिन्हा से इस बारे में बात की थी और उन्हें शुरू में वहां नहीं आना था। हालांकि रोहित सिंह को ठगे जाने की बात सुनकर वह खुद को और नहीं रोक सके। यहाँ हो रही घटनाओं ने कई ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया है। अगर वह नहीं आता और दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने देता तो मधुशाला की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। अगर ऐसा हुआ तो उसके मालिक एल्डर हरेंद्र शास्त्री उसके लौटने पर उसे मार डालेंगे। यह सचमुच मौत को दावत दे रहा है। शुरू में तो उन्हें लगा कि रोहित सिंह एक बार फिर बेदाग बच निकलेंगे, लेकिन रोहित सिंह द्वारा बुद्धा पैलेसियन पर अपने ग्राहकों को ठगने और मैनेजर प्रशांत को अपमानित करते देख योगेश सिन्हा की आंखों में एक चमक आ गई और वे खुशी से स्थिति को देखने लगे। मैनेजर प्रशांत भले ही एक मिलनसार और अच्छे स्वभाव वाले इंसान लगते हों, लेकिन जब बुद्धा पैलेसिन की प्रतिष्ठा दांव पर हो तो वो एक ऐसे उग्र सांड की तरह होंगे जिसे पीछे हटने का मतलब ही नहीं पता। लगता है अकादमी में सबसे आगे रहने वाले को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यह क्या बकवास कर रहा है? कोमल कपूर के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बुद्धा अकादमी में इतने बड़े पैमाने पर बुद्धा पैलेसिन का खुलना एक नज़र में ही साफ दिखाई देता है। फिर भी अगर आप उन पर सरेआम ग्राहकों को ठगने का आरोप लगाते हैं तो क्या आप मुसीबत मोल ले रहे हैं? इतना बड़ा सराय अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। चूंकि आपने मुझसे यह कहने का अनुरोध किया है तो मैं औपचारिकताएं पूरी कर लूंगा। प्रशांत किशोर की धमकी के बावजूद रोहित सिंह बेफिक्र हैं। वह मेज के पास जाते हैं और कहते हैं, यह वायलेट सैवेज भालू का मांस आपके दावों के अनुसार एक सैवेज भालू को मारकर तैयार किया जाता है और फिर इसे 3 दिन तक वायलेट के फूलों में भिगोया जाता है। इस तरह इसका बाहरी हिस्सा कुरकुरा रहेगा, अंदर का हिस्सा नरम और मांस खुशबू से भर जाएगा। हालांकि आप सबने इसे सिर्फ 1 दिन भिगोने के बाद तलने के लिए निकाल लिया। हालांकि इसका स्वाद अभी भी वही है, लेकिन वायलेट फूल के औषधीय गुण अभी तक उसमें समा नहीं गए हैं। इसलिए इसे चाहे जितना भी खा लिया जाए यह बेकार ही रहेगा। यह बकवास कर रहा है। इसने भालू के मांस को आंखों से कहा देती है। जहां तक इस होंगहू मंदारिन मछली की बात है, आप सभी ने इसे होंग झील में पकड़ी गई जंगली मंदारिन मछली बताकर प्रचारित किया। हालांकि ये असल में मंदारिन मछलियां ही हैं जिन्हें आप सभी येलुआ खाड़ी में पाल रहे हैं। दोनों में अंतर करना आसान है क्योंकि जंगली मंदारिन मछलियों को अपने प्राकृतिक शिकारियों किंघे कछुए से जूझना पड़ता है, इसलिए होंगहू मंदारिन मछलियों की पूंछ का पंख आमतौर पर पाली जाने वाली मछलियों की तुलना में ज्यादा सख्त होता है और इसकी पूंछ भी काफी मोटी होती है। ये जानने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है या नहीं, बस थोड़ा गहराई से जांच करनी होगी। इस क्लियर सॉर्टेड नेस्टेल्ड हार्ट हर्ब की बात करें तो इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री नेस्टेल्ड हार्ट हर्ब नहीं बल्कि बिटर हार्ट हर्ब है। ये दोनों पौधे असल में एक जैसे ही हैं, बस इनकी खेती अलग अलग परिस्थितियों में की जाती है, इसलिए इनके नामों में अंतर है। नेस्टेल्ड हार्ट ग्रास जंगल के जानवरों के घोंसलों के पास उगता है और इनकी देखभाल जानवर ही करते हैं। इनके तने मोटे होते हैं और इनका पोषण मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बिटर हार्ट हर्ब जंगल में उगता है और बेहद सस्ता होता है। इसका तना पतला होता है और इसका पोषण मूल्य काफ़ी कम होता है। एक ही प्लेट सब्जी के लिए इनके मूल्य में लगभग 10 गुना अंतर है, तुलना में बिल्कुल अलग। इसे नेस्टेल्ड हार्ट हर्ब बताना लेकिन बिटर हार्ट हर्ब से पकवान बनाना, अगर ये घोटाला नहीं है तो और क्या हो सकता है?
किसी भी व्यंजन की ओर सहजता से इशारा करते हुए वो उसकी उत्पत्ति और उसकी कमियों को साफ साफ बता देता है। ये शब्द सुनते ही मैनेजर प्रशांत का पहले वाला गुस्सा गायब हो जाता है और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। बुद्ध मंडप के मैनेजर होने के नाते वो सिर्फ ग्राहकों की देखभाल ही नहीं करते बल्कि रसोई के काम भी देखते हैं। स्वाभाविक है कि उन्हें रोहित सिंह की बातों की सच्चाई का अंदाजा है। न सिर्फ वो बकवास नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी बातें पूरी तरह सच है। बॉस को इन बातों की जानकारी नहीं है। अपने फायदे के लिए प्रशांत किशोर ने चुपके से किसी को इन्हें बदलने के लिए कहा। पेशेवर पेटू भी होंगू मंदारिन मछली, नेस्टल्ड हार्ट हब और उनकी नकल में फर्क नहीं बता सकते, जिससे साबित होता है कि इन दोनों के विकल्प एक जैसे हैं। ये युवक कैसे बता सकता है? और तो और इसकी बात तो बिल्कुल सही थी, धिक्कार है। हम खास तौर पर दूर से यहाँ असली नेस्टल्ड हार्ट हब आजमाने आए थे, ये सोचकर कि ये एक नकल होगी। मैंने सुना है कि होंगू मंदारिन मछली स्वादिष्ट है, असली है और खुशबूदार है, इसलिए मैंने खास तौर पर यहाँ तक का सफ़र तय किया। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ़ बनाने की? वापस करो। बुद्ध अकेडमी का नंबर 1 शराबखाना नकली चीज़ों का इस्तेमाल करेगा और मैं तो इसका नियमित ग्राहक हूँ, ये तो सोच भी नहीं सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब एक घोटाला है। रोहित सिंह के शब्द बिना किसी जल्दबाजी और तर्क संगत हैं और उनके दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत भी हैं। शो देख रही भीड़ तुरंत शोर मचाने लगती है। बुद्ध मंडप को पूरे कल्की साम्राज्य में भी एक प्रतिष्ठित शराबखाना माना जा सकता है। इसकी कई खासियतों ने अनगिनत विशेषज्ञों को यहाँ आने के लिए आकर्षित किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सब नकली हैं। तुम बकवास। भीड़ को हंगामा करते देख मैनेजर प्रशांत के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगता है। वो दांत पीसता है और चिल्लाता है। उसे अभी ये बात नहीं माननी चाहिए। जैसे ही वो मानेगा, बुद्ध मंडप की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और उसके साथ उसका भविष्य भी। काश उसे पता होता कि ये शिक्षक खाने का शौकीन है, तो वो योगेश सिन्हा की बात कभी नहीं मानता, चाहे उसे पीट कर मार ही क्यों न डाला जाए। तुम कह रहे हो कि मैंने जो कहा वो बकवास था? रोहित सिंह ने उसकी तरफ देखा। सच कह रहे हो। तुमने कहा था कि ये बर्तन नकली हैं, लेकिन तुम्हारे पास अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के तुम्हारी बातें बकवास हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बदनामी के जुर्म में गिरफ्तार करवाने की हिम्मत नहीं कर सकता? मैनेजर प्रशांत गुस्से से कहता है। सबूत? तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है। इस देखकर कि ये आदमी अपनी बात पर अड़ा है, रोहित सिंह अपने सिर हिलाता है। शुरू में वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। आखिरकार कोमल कपूर ही तो दावत दे रही हैं, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बर्तनों की कीमत कितनी है। लेकिन किसे पता था कि ये बंदा जिद करके ये दावा करेगा कि वो उनकी बदनामी कर रहा है। चूंकि यही बात है, रोहित सिंह उसे बेदाग निकलने से रोकने पर दृढ़ है। मैंने पहले ही कुछ व्यंजनों के प्रमाण दे दिए हैं। मैंने जिन अनोखे गुणों की बात की है उसके आधार पर हर कोई अपने खाने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर सकता है। बेशक अगर वो इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है तो कोई बात नहीं। आखिरकार अगर आप सभी ये सब जानते भी हैं तो भी कुछ खाने के शौकीनों को इनमें फर्क करना मुश्किल होगा और बाकी लोगों को तो बिल्कुल नहीं। बहरहाल रोहित सिंह ने आसपास का जायजा लिया और फिर लापरवाही से मेज पर रखी सबसे महंगी शराब की बोतल उठाकर कहा, इस शराब की बोतल की असलियत हर कोई आसानी से पहचान लेगा। इसकी असलियत पहचानूं? ड्रंक इमोर्टल बुद्ध पवेलियन की खासियत है। ये बात तो सभी जानते हैं। कई लोग तो सिर्फ शराब के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि शराब भी नकली है? एक ग्राहक खुद को पूछने से नहीं रोक सका। वाकई ड्रंक इमोर्टल बुद्ध पवेलियन का ट्रेडमार्क है, तो क्या ये नकली नहीं हो सकता? अगर ये भी नकली निकला तो मुझे शक है कि इसमें कुछ भी असली हो सकता है। एक और ग्राहक बोला। रोहित सिंह के मेज पर पहले जो वाइन परोसी गई थी उसका नाम ड्रंक इमोर्टल है और इसकी बिक्री सिर्फ बुद्ध पवेलियन में ही होती है। ये वाइन गाढ़ी, स्वादिष्ट और लाजवाब खुशबू वाली है। इस वाइन ने बुद्ध पवेलियन के मौजूदा प्रतिष्ठा और पैमाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर ये वाइन भी नकली निकली तो ये तो हद हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि इसे पहचानना आसान होगा। मानो उन्हें उम्मीद थी कि भीड़ उनके बातों पर शक करेगी। रोहित सिंह बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं और बोतल उठा लेते हैं। बोतल के ढक्कन पर ड्रंक इमोर्टल लिखा है। अगर ये सचमुच 100 वेल ब्रूअरी का ड्रंक इमोर्टल है तो इसकी कीमत वाकई 1200 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होगी। लेकिन ये अफसोस की बात है कि बोतल पर्पल बैम्बू गजीबो के ग्रीन क्रैक ब्रू से भरी है। ये दोनों वाइन अपनी खुशबू और बनावट में एक जैसी हैं। हालांकि पहली वाली वाइन मूल्यवान और दुर्लभ रूटेड अर्थ क्रास और ग्रीन सिकाडा हार्ट लीफ से बनाई जाती है और पीने पर ये शरीर को पोषण देती है। दूसरी ओर अगर कोई ग्रीन क्रैक ब्रू का ज्यादा सेवन करता है तो फॉलन फ्लावर ग्रास का जहर उसके दिल और फेफड़ों पर हमला कर सकता है। समय के साथ उसके अंगों का काम बिगड़ जाएगा, जिससे उसकी साधना तेजी से कम हो जाएगी और इस तरह उसका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो जाएगा।
वापस करो, मैं 3 साल से यहाँ तुम्हारी शराब पी रहा हूँ। मैं न सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे सब वापस कर दो, बल्कि मुझे अतिरिक्त मुआवजा भी चाहिए। पूरे मधुशाला में शोर मच जाता है। सब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हो रहा है? मनोज कुमार और योगेश सिन्हा अचानक हुए इस घटनाक्रम से पागल हो रहे हैं। उन्होंने रोहित सिंह को बेइज्जत करने के लिए खास तौर पर यह चाल चली थी। आखिरकार ना सिर्फ उसे बेइज्जत होना पड़ा, बल्कि वो अपनी जगह पर भी खड़ा हो गया। उल्टे उन्हें जोकरों की तरह शर्मिंदा किया गया। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम्हारे दिमाग? बगल में मैनेजर प्रशांत ने बमुश्किल अपनी भावनाओं पर काबू पाया था, लेकिन ये शब्द सुनते ही वो अपना आपा खो देता है और उन दोनों को लात मार देता है। पेंग पेंग। वो फाइटर 6 डैन पिक्स्यू क्षेत्र का विशेषज्ञ है। इससे पहले कि वे दोनों कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, उनके सामने का दृश्य धुंधला हो जाता है और वो नीचे गिर पड़ते हैं। उनके चेहरों पर एक विशाल पज्जन बना हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैनेजर प्रशांत पागल हो गए होंगे। अगर ये दोनों ना होते तो ऐसी घटना न घटती। उन्हें पहले से अंदाजा था कि न सिर्फ उनका करियर खत्म हो जाएगा, बल्कि उन्हें एल्डर हरेंद्र शास्त्री के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। इस घटना के बाद बुद्ध मंडप की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से मिट्टी में मिल जाएगी और उनका व्यापार पहले जैसा समृद्ध नहीं रहेगा। इस पूरी घटना का कारण ये है कि उन्होंने इन दोनों लोगों की उस लड़के को सबक सिखाने की विनती स्वीकार कर ली जो शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे आखिरी नंबर पर है। ये लड़का आखिर कैसे हो सकता है? परीक्षा में प्रथम आना भी इतना अविश्वसनीय नहीं हो सकता। काश उन्हें पहले से पता होता कि इस गुरु की इतनी शक्तिशाली विवेक दृष्टि है। ना सिर्फ उन्होंने रोहित सिंह को कोई परेशानी नहीं पहुंचाई होती, बल्कि वो उनके लिए प्रार्थना भी करते कि वे उन्हें कोई परेशानी ना दे। धिक्कार है। लगता है अभी हमसे पैसे लेने के लिए कोई भी खाली नहीं है, चलो चलें। ये देखकर कि माहौल कितना बिगड़ गया है, रोहित सिंह कोमल कपूर को इशारा करते हैं, जो अभी तक स्तब्ध थीं, और शराब खाने से बाहर चले जाते हैं। अब जबकि समस्या सुलझ गई है तो यहाँ रुककर और परेशानियां ही बढ़ेंगी, इसीलिए उनके लिए यहीं चले जाना बेहतर होगा। उफ। कोमल कपूर जल्दी से उसके पास पहुंचती हैं। सामने खड़े युवक को देखकर उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई हैं। शुरू से ही वो यही सोचती रही थी कि वो एक बेकार अज्ञानी आदमी है जो शिक्षक समुदाय के लिए कलंक है। आधे दिन की बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वो बेकार है तो वो क्या है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं है? दांत पीसते हुए वो आगे बढ़ती है। उसकी खूबसूरत गहरी काली आंखों में अभी भी अविश्वास झलक रहा था। वो पूछती है, लगता है आपको खाने का बहुत ज्ञान है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पेटू हैं? इस दुनिया में कई पेशे हैं और पेटू उनमें से एक है। पेटू अक्सर स्वाद के प्रति संवेदनशील पैदा होते हैं और स्वादों को पहचानने की उनकी क्षमता आम इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। हो सकता है कि उनके साधना ज्यादा ना हो, लेकिन कुछ होटल या शराब खाने उन्हें ऊंची तनख्वाह पर काम पर रखते हैं ताकि वो अपनी सामग्री के स्वाद और प्रभाव का पता लगा सकें। हालांकि ये पेशा सबसे कम सम्मान वाले पेशों में से एक है और इसे केवल निम्न 9 मार्गों में से एक ही माना जा सकता है। दुनिया में हजारों से ज्यादा पेशे हैं। उन्हें बेहतर ढंग से वर्गीकृत करने के लिए उन्हें ऊपरी 9 मार्गों, मध्य 9 मार्गों और निम्न 9 मार्गों में विभाजित किया गया है। औषधालय, लोहार, संरचना गुरु और इसी तरह के अन्य काम जो युद्ध तकनीकों और साधना को लाभान्वित करते हैं, उन्हें पारंपरिक ऊपरी 9 मार्ग माना जाता है। दूसरी ओर पेटूपन को एक अपारंपरिक व्यवसाय ही माना जा सकता है, इसीलिए इसे निम्न 9 मार्गों में वर्गीकृत किया गया है। कोमल कपूर की राय में ये देखते हुए कि वो युवक उन व्यंजनों और मदिराओं में खामियां निकालने में कितना सक्षम है, उसे पेटू ही होना था। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। रोहित सिंह कुछ नहीं समझाते। स्वर्गपथ का पुस्तकालय किसी व्यक्ति की साधना को प्रतिबिंबित करने से कहीं अधिक करता है। जब तक वो किसी व्यंजन को चखता है, उसकी खामियां पुस्तकालय में दिखाई देती हैं। इसके साथ उसके लिए एक छोटे मैनेजर प्रशांत की देखभाल करना एक आसान काम है। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। दूसरे पक्ष को ये स्वीकार करते हुए वो उसका धन्यवाद करती है। अगर उस युवक में व्यंजनों को पहचानने की क्षमता ना होती तो आज उसके लिए सचमुच में शर्मनाक होता। ये कुछ भी नहीं है, रोहित सिंह हाथ हिलाते हैं। तुमने अभी कुछ देर पहले ही समस्या का समाधान किया है, इसलिए इसे मेरा उपहार नहीं माना जा सकता। मैं अगली बार फिर तुम्हें उपहार दूंगा। मुझे फिर से उपहार दोगे? रोहित सिंह सोचते हुए अपना सिर हिलाते हैं। नहीं, बेहतर है मैं अब भी अपनी जिंदगी को संजो कर रखता हूँ। किसी हसीना के साथ खाना खाना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को बेहतर जानता है। उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए हो सकता है कि सामने वाला इस विचार से घृणा करते हुए भी सिर्फ विनम्रता से बोल रहा हो। इतना ही नहीं, उसे दूसरों की ईर्ष्या का भी सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो उसे उसके पीछे पड़ने वालों से निपटने के लिए नए नए तरीके ढूंढने होंगे। हालांकि अभी भी बहुत से काम है जो उसे करने हैं और उसके पास इन कामों के लिए समय नहीं है।
जब उसे लगा कि रोहित सिंह सामान्य रूप से बोल सकता है, तभी वो ये शब्द सुनती है और उसके सीने में फिर से एक अकड़न सी महसूस होती है और उसके अंदर पागल हो जाने की इच्छा उमड़ पड़ती है। कई लोगों ने उसे बाहर खाने पर बुलाया था, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। फिर भी जब वो उसे बुलाने की पहल करती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी जिद्दी बुजुर्ग से भीख मांग रही हो। घिनौना। ठीक है, चूंकि हम खाना खा चुके हैं, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले ही आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे अभी बहुत से काम निपटाने हैं। उसके गुस्से से बेखबर वो हाथ हिलाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। रुको, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने गुस्से को दबाते हुए कोमल कपूर अपनी सांसें शांत करती हैं और अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखती हैं। आज तुम मेरी जगह उस मुश्किल का हल निकाल सकते थे और तुम्हारे खाने पीने के पेशे ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन आखिरकार ये एक अपरंपरागत पेशा ही है। आखिरकार एक योद्धा को अपने प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। योद्धा एक खास क्षेत्र में साधना करने के बाद बिना खाना खाए भी जीवित रह सकते हैं, इसलिए स्वादिष्ट व्यंजनों का कोई खास फायदा नहीं होता। भले ही वो अभी के लिए इस पेशे से फायदा उठा पा रहा हो, फिर भी एक योद्धा के लिए सही रास्ता नहीं है। उससे बातचीत करने के बाद वो समझ गई कि रोहित सिंह उतना बेकार नहीं है जितना अफवाहों में उसे बताया जा रहा है। हो सकता है उसने खाने पीने की चीज़ों के अध्ययन में अपनी पूरी मेहनत लगा दी हो, इसीलिए उसकी शिक्षक योग्यता परीक्षा का परिणाम इतना बुरा रहा होगा। ऐसे विचारों पर अपने भारी गुस्से के बावजूद वो उसे सलाह देने से खुद को नहीं रोक पाई। ठीक है, ये जानते हुए कि उसने ये शब्द सद्भावना से कहे थे, रोहित सिंह सिर हिलाता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है, उसके पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। रोहित सिंह, देखते हैं आज तुम कहाँ भाग सकते हो। आज भागने का सपना भी मत देखना। इसके बाद आसपास एक नाराजगी भरी आवाज गूंजती है। दो आदमी और एक जानवर उसका रास्ता रोकते हैं। वे योगेश सिन्हा और मनोज कुमार हैं। इस समय उन दोनों के चेहरे पर एक विशाल पदचिन्ह अंकित है, जिसकी रूपरेखा साफ दिखाई दे रही है। उनका आधा चेहरा सूजा हुआ लाल है और उनके मुंह के किनारों से खून टपक रहा है। उनके पहले के तेज तर्रार और बेफिक्र चेहरे का जरा भी निशान नहीं बचा है। ये योगेश सिन्हा के लिए खास तौर पर सच है। सुबह की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं और फिर भी उन्हें एक और जोरदार लात लगी। इस पल उनका मुंह एक तरफ टेढ़ा हो गया है और उनके होंठ दो बड़े सॉसेज जैसे लग रहे हैं, जिससे वो सुंदरता की अवधारणा से और दूर हो गए हैं। उसने अपनी देवी के सामने शांत दिखने के लिए सब कुछ पूरी तरह से प्लान किया था। किसे पता था कि वो ना सिर्फ फेल हो जाएगा बल्कि उसकी इतनी पिटाई भी होगी और बुद्ध मंडप से उसका नाता भी टूट जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके दादा उसे सजा भी दे सकते हैं। वो इस अपमान को झूठ बोलकर कैसे सहन कर सकता था? जितना वो इसके बारे में सोचता उतना गुस्सा आता, इसलिए वो सीधे रोहित सिंह की ओर बढ़ता है। योगेश सिन्हा, तुम क्या करने वाले हो? कोमल कपूर को उम्मीद नहीं थी कि वो मुसीबत खड़ी करने के लिए उसका पीछा करेगा। वो रोहित सिंह को योगेश सिन्हा से बचाने के लिए उनके सामने आ जाती है। शेन टीचर, मेरा रास्ता मत रोको। ये रोहित सिंह और मेरे बीच की निजी दुश्मनी है। अगर वो उसे ना देखे तो एक बात है, लेकिन जब वो उसे अकादमी के बदनाम कचरे से बचाते हुए देखता है तो योगेश सिन्हा और भी भड़क उठता है। उसकी आंखें झुक जाती हैं और क्रोध के मारे उसका मुंह और भी टेढ़ा हो जाता है। उसके मन में छाल तीव्र ईर्ष्या उसे उन्मत्त कर देती है। वो उस युवक को ठंडी निगाहों से घूरता है और चिल्लाता है, रोहित सिंह, क्या तुम मर्द हो? अगर हो तो औरत के पीछे छिपना बंद करो और मेरे साथ निष्पक्ष रूप से मौत का द्वंद्व करो। अपने सामने वाले को अपनी समझदारी खोते देख रोहित सिंह आंखें चौड़ी करके कहते हैं, तो क्या हुआ? अगर मैं किसी औरत के पीछे छिपा हूं, ये मेरी काबिलियत का हिस्सा है। अगर तुम काबिल हो तो किसी औरत के पीछे छिपने के लिए भी किसी को ढूंढ लो। तुम योगेश सिन्हा को लगभग खून की उल्टी आ जाती है। अगर वो मर्द है तो अगर कोई उसे ये कहकर बेइज्जत करे कि वो कायर है और औरत की छत्रछाया में छिपा है, तो क्या वो इतना शर्मिंदा और अपमानित महसूस नहीं करेगा कि गुस्से से पलटवार करने के लिए आगे बढ़ जाए? इस बंदे पर समझदारी क्यों नहीं लागू होती? वो ऐसी बात कैसे कह सकता है जो इतनी स्वाभाविक और सही तरीके से अतुलनीय रूप से शर्मनाक होनी चाहिए थी? शिट, कोई इतना मोटा कैसे हो सकता है? शेन गुरु, मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मेरे पास अभी कुछ काम है, इसलिए मैं पहले विदा लेता हूँ। एक पारावौकिक होने के नाते उसने पहले क्या नहीं देखा? मोटी चमड़ी वाले? क्या मजाक है? पिछले जन्म में, सूचना युग में, क्या तुमने किसी को ऐसा देखा है जो बेशर्म ना हो? वो उस समस्या से जूझने की जहमत नहीं उठाता जिसे सुलझाने की पहल किसी ने की हो। उसे डर नहीं है, बल्कि ये उसके लिए अपनी साधना का स्तर उजागर करने का सही समय नहीं है। ऊपर से योगेश सिन्हा के दादा एक बुजुर्ग हैं। अगर उन्हें किसी कोने में धकेल दिया गया तो रोहित सिंह को आने वाली समस्याओं से निपटने में अपना कीमती समय बर्बाद करना पड़ेगा।
चूंकि कोई उसकी बचत कर रहा है तो इसलिए वो भी इस परेशानी से बचकर खुश है। उस युवक की बेशर्मी देखकर कोमल कपूर के पास भी शब्द नहीं है। अभी कुछ देर पहले उसे अभी भी डर था कि योगेश सिन्हा के ताने और उससे द्वंद्व युद्ध से वो भड़क जाएगा। अब ऐसा लगता है कि वो इस बारे में ज्यादा ही सोच रही है। अगर इस बंदे को उकसाया जा सकता तो सूअर भी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। रोहित सिंह, रुको। अगर मैं आज तुम्हें ना मार पाया तो मैं योगेश सिन्हा नहीं कहलाऊंगा। युवक का ये रवैया देखकर योगेश सिन्हा और भी क्रोधित हो जाता है। उसकी कनपटियों से नसें उभर आती हैं और उसका चेहरा हरा हो जाता है। ये देखकर कि कोमल कपूर उसे जाने नहीं देना चाहती, वो दहाड़ता है, आसमान चीरने वाले शेर, इसे मार डालो। जब तक तुम ऐसा ही करते रहोगे मैं तुम्हारे लिए रोज स्वादिष्ट व्यंजन लाऊंगा, और इसके अलावा मैं तुम्हें एक्यूपॉइंट सूदिंग पिल्स दूंगा जिसका वादा मेरे दादाजी ने मुझसे किया था। मानव द्वारा वश में किया गया टियर 6 का जंगली जानवर होने के नाते आकाश चीरने वाला शेर इंसानों की बातें समझने में सक्षम है। उसके दादाजी का पालतू होने के नाते जब तक योगेश सिन्हा को खतरे से दूर रखा जाता है तब तक वो उसके आदेशों की परवाह नहीं करता। उसे आगे बढ़ने के लिए उसने उसे तुरंत हर तरह का लाभ देने का वादा किया। दहाड़! सचमुच ही उसकी वाणी सुनकर आकाश को चीरने वाले शेर की आंखें चमक उठती हैं। पिक्स्यू लोक में पहुंचे हुए जंगली जानवर मनुष्यों की तरह अपने एक्यूपॉइंट्स को खोलने के लिए झेंकी के प्रवाह का उपयोग नहीं कर सकते। वे केवल अपने शरीर के विकास पर धीरे धीरे निर्भर रह सकते हैं। अगर वो इस समय एक्यूपॉइंट सूदिंग पिल का सेवन कर ले तो उसके प्रभाव से उसकी शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। एक्यूपॉइंट सूदिंग पिल विशेष रूप से फाइटर 6 दान विशेषज्ञों के लिए बनाई गई एक गोली है। ये एक्यूपॉइंट्स को शांत करने का प्रभाव रखती है जिससे पिक्स्यू क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस समय योगेश सिन्हा की शक्ति फाइटर 5 दान डिंगली के शिखर तक पहुंच चुकी है जो पिक्स्यू से बस एक कदम दूर है। इसलिए एल्डर सिन्हा चेन ने उसे शक्ति प्रदान करने के लिए इस औषधि को प्राप्त करने में भारी रकम खर्च की। शुरुआत में योगेश सिन्हा इसे बाहर निकालने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि जब उन्हें याद आया कि कैसे एक कूड़ेदान ने उन्हें अपमानित किया था तो वे अपनी भावनाओं को दबा नहीं पा रहे थे। अगर आज उन्हें रोहित सिंह से छुटकारा नहीं मिला तो उन्हें डर है कि वे अकेडमी में अपनी गरिमा बनाए नहीं रख पाएंगे। ये बात उनके सामने बैठी देवी के लिए विशेष रूप से सच है। शायद वे उन्हें एक नज़र भी नहीं डालेंगे। वे ऐसी स्थिति को कैसे सहन कर सकते हैं? योगेश सिन्हा, तुम क्या करने वाले हो? परिसर में किसी सहकर्मी की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। उसे उम्मीद नहीं थी कि योगेश सिन्हा इतने पागल हो जाएंगे कि आकाश को चीरने वाले शेर को कार्रवाई का आदेश देंगे। कोमल कपूर की आंखें सिकुड़ गईं। वह रोहित सिंह की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन योगेश सिन्हा उसे रोक लेता है। घबराकर वह उस पर चिल्लाती है। परिसर में शिक्षकों को एक दूसरे को मारने से मना है। ऐसा करना स्कूल के नियमों का उल्लंघन है, साथ ही एक गंभीर अपराध। रोहित सिंह ही मुझे मारना चाहता था। मेरी रक्षा के लिए आकाश को चीरने वाले शेर ने जवाबी कार्रवाई की। मैंने जो किया वह जायज़ आत्मरक्षा थी। बाकी लोग इसके बारे में क्या कह सकते हैं? योगेश सिन्हा की आंखें पागलपन से लाल हो गईं। वह दहाड़ता है, आकाश को चीरने वाले शेर, तुम किस बात से हिचकिचा रहे हो? करो तुम। कोमल कपूर का दिल ठंडा पड़ जाता है। कितना बेशर्म है। अगर वह सचमुच इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करे और एल्डर सिन्हा चेन इस मामले में दखल दें तो वह सचमुच बच निकल सकता है। असल में उसके लिए सज़ा से पूरी तरह बचना संभव है। रोहित सिंह यहाँ मर सकते हैं। आखिरकार वह एक टियर 6 का जंगली जानवर है। साधारण पिक्स्यू क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे आखिरी नंबर पर आने वाला व्यक्ति इसका सामना कैसे कर सकता है? दहाड़! जब वह अभी भी घबराई हुई है तभी आकाश को चीरने वाला शेर दहाड़ता है और तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। उसके संपर्क में आने से पहले उसकी शक्तिशाली आभा एक तेज आंधी पैदा करती है जो आसपास की घास और पेड़ों के पत्तों को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। 9 मार्ग, जिन्हें 3 शिक्षाएं और 9 मार्ग भी कहा जाता है, ये प्राचीन भारत में नौकरियों को वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल की गई एक वास्तविक शब्दावली है। सरल शब्दों में कहें तो प्राचीन भारत में ऊपरी 9 मार्ग, मध्य 9 मार्ग और निम्न 9 मार्ग हैं और इनमें से प्रत्येक मार्ग एक व्यवसाय को दर्शाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत के शीर्ष व्यवसाय यानी ऊपरी 9 मार्ग में सूचीबद्ध 9 व्यवसाय हैं: सम्राट, संत, एकांत में गुरु, दैवज्ञ, शिक्षक, योद्धा, किसान, श्रमिक और व्यापारी। और इन्हें सर्वाधिक सम्मानित से नीचे के क्रम में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह मध्य 9 मार्ग और निम्न 9 मार्ग के भी अपने अपने व्यवसाय हैं। 3 शिक्षाएं कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद या ताओवाद और बौद्ध धर्म का उल्लेख करती हैं। ध्यान दें कि 9 मार्गों की अलग अलग व्याख्याएं या संस्करण हैं और उनमें से अधिकतर में बुद्ध को पहले स्थान पर रखा गया है। रोहित सिंह,
कोमल कपूर ने योगेश सिन्हा को बचाने के लिए उनकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें 2 बार पीछे ढकेल दिया गया। योगेश सिन्हा की साधना उनके समान ही है। भले ही वे अपने शक्तिशाली समर्थन के कारण बिगल गए हों, लेकिन उनकी शक्ति झूठी नहीं है। भले ही वह उसके हराने की ताकत रखती हो, लेकिन वह अवधि में उसकी नाकाबंदी नहीं तोड़ सकती, खासकर जब वह सिर्फ रक्षात्मक चालें ही चल रही हो। मेरी ही वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, ये देखकर वह उसे कैसे नहीं बचा पा रही है। वह अपराध बोध से भर जाती है। वह सोचती है कि योगेश सिन्हा इस आदमी से इसलिए चढ़ा है क्योंकि वह शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे आखिर में था, इसलिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। वरना इतने ऊंचे पद पर और एक बुजुर्ग के पोते के रूप में एक बदनाम और बेवफा आदमी के प्रति जिसका कोई इतिहास नहीं है, जबकि दोनों के बीच कोई रिश्ता भी नहीं है, तो दुश्मनी क्यों होगी? फिर भी उसे कीचड़ में घसीटकर वह उसे नहीं बचा पाती। इस समय उसे जो अपराधबोध हो रहा है वह उसे बहुत मांझ रहा है। कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? क्या रोहित सिंह की मौत हो चुकी है? वह जितनी घबराती है उतना ही योगेश सिन्हा की नाकाबंदी तोड़ने में असमर्थ रहती है। योगेश सिन्हा की नज़र उसकी आंखों पर पड़ गई है, इसलिए वह रोहित सिंह के आसपास की स्थिति को नहीं देख पा रही है। उसे बस चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा सुनाई दे रहा है, जैसे उसने आकाशभेदी शेर के आक्रमण का जरा भी प्रतिरोध नहीं किया हो। एक ही संभावना हो सकती है, रोहित सिंह जवाबी कार्रवाई कर पाते, उससे पहले ही आकाशभेदी शेर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार वह भी उस 6ठे दर्जे के जंगली जानवर के मात्र एक बार का सामना नहीं कर पा रही है। हाँ, वह तो मर ही गया, अब तुम्हारे लिए कोई कदम उठाने में बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर कि उसके पीछे कोई हलचल नहीं है, योगेश सिन्हा की आंखें चमक उठती हैं। वह जानता है कि वह कचरा आकाशभेदी शेर के एक भी वार का सामना नहीं कर पाएगा। वह उत्साह से जोर से हंसता है, ये समझते हुए कि अब कोमल कपूर को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। वह एक तरफ कूद जाता है। रोहित सिंह। जैसे ही योगेश सिन्हा छलांग लगाते हैं, कोमल कपूर उन पर समय बर्बाद किए बिना तेजी से आगे बढ़ती हैं। जैसे ही उन्हें लगा कि वे ताज़ा खून का एक तालाब देखेंगी जिसके बीच में एक बेजान लाश पड़ी होगी, उनका दुबला पतला शरीर अचानक स्तब्ध रह जाता है और वे स्तब्ध होकर देखती रह जाती हैं। यह क्या हुआ? पहले तो योगेश सिन्हा को लगा कि उनकी देवी इस दृश्य को देखकर सदमे से बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसे भाव देखकर योगेश सिन्हा जल्दी से मुड़कर देखने लगे। एक ही नज़र में उनकी आंखें बड़ी बड़ी गोलाकार हो जाती हैं और वे अत्यधिक आश्चर्य से लगभग बेहोश हो जाते हैं। वे उस अतुलनीय रूप से क्रूर आकाशभेदी शेर को देखते हैं जो पहले रोहित सिंह की ओर उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए झपटा था। रोहित सिंह के सामने एक पग की तरह पड़ा है और उनके हाथ चाट रहा है। रोहित सिंह का दूसरा हाथ आकाश को चीरते हुए शेर के सिर और कानों को सहला रहा है और उसके चेहरे पर अकथनीय खुशी झलक रही है। आखिर क्या हुआ? योगेश सिन्हा की आंखों में आंसू आ गए। ये आकाश को चीरने वाला शेर उनके दादाजी का पालतू जानवर है और उसे बहुत घमंड है। खुद योगेश सिन्हा के लिए भी बस एक हल्का सा स्पर्श ही उसे क्रोधित कर देता। उसके सिर को सहलाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपने दादाजी से इसे लेने के बाद उसने आधा दिन मेहनत करके इसे तरह तरह के व्यंजन खिलाकर बिताया था। फिर भी यह आदमी जरा भी कृतज्ञता नहीं दिखाता, अपनी मर्जी से उनकी मौजूदगी की अनदेखी करता है। इतना घमंडी आदमी रोहित सिंह के सामने पग बन गया। तुम उसे मारने आए हो, उसके सामने लेटकर उसकी हथेली चाटना, क्या ये वाकई ठीक है? योगेश सिन्हा को चक्कर आने लगता है और वह पागल होने के कगार पर है। आकाश तोड़ने वाले शेर, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे मार डालो। वह दहाड़ता है। आसमान तोड़ने वाला शेर हिलता नहीं है, वह इधर उधर आलस करता रहता है, जिसे रोहित सिंह आराम से उसका सिर सहला रहे हैं। तुम जल्दी से उसे मार डालो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आपसे जो भी खाना होगा मैं लाकर दूंगा। योगेश बेचैनी से दहाड़ते हैं। बहुत शोर मचा रहा है, इसे चुप कराओ। रोहित सिंह जो आसमान तोड़ने वाले शेर को सहला रहे थे, खड़े होकर हाथ हिलाते हैं। दहाड़। आसमान तोड़ने वाला शेर भी खड़ा हो जाता है और योगेश सिन्हा को बुरी तरह घूरता है। तुम क्या करने वाले हो? डरकर वह तुरंत कई कदम पीछे हट जाते हैं। हालांकि इससे पहले कि वह दूर जा पाते, आसमान तोड़ने वाला शेर आगे बढ़ता है और अपने पंजों से उन पर हल्के से झपटता है। पींग। योगेश कुछ प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही वह डोर से टूटी पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ जाता है। उसका सिर एक विशाल पेड़ से टकराता है और उसका पूरा चेहरा लाल खून से भर जाता है। आखिर हुआ क्या? तुम मेरे दादाजी का पालतू जानवर हो। योगेश रोते हैं। ये आकाशभेदी शेर वही पालतू जानवर है जो उनके दादाजी ने उनकी रक्षा के लिए उन्हें दिया था। तार्किक रूप से इसे बाहरी व्यक्ति से निपटने के लिए उनकी बात माननी चाहिए थी। इसने उस पर हमला करने के लिए बाहरी व्यक्ति की बात क्यों मानी? पेंग।
इससे पहले कि वह रो पाता, एक और आकृति उसके सामने जमीन पर गिर पड़ती है। वह है मनोज कुमार। जब उस आदमी ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, वह तुरंत भागने के लिए मुड़ गया। हालांकि वह आकाशभेदी शेर, जो एक टियर 6 जंगली जानवर है, उसे कैसे बच सकता है? उसे एक थप्पड़ मारकर वापस उड़ा दिया जाता है। दहाड़। इन दोनों को उड़ाने के बाद आसमानभेदी शेर ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई शानदार काम किया हो। वह रोहित सिंह की तरफ चापलूसी भरी नजरों से चलता है, मानो अपनी उपलब्धि के लिए सराहना चाहता हो। बुरा नहीं, तुमने अच्छा काम किया। रोहित सिंह उसके सिर पर थपथपाते हैं। दहाड़। आसमान चीरने वाला शेर जल्दी से अपना सिर हिलाता है। वह बहादुरी से जमीन पर लेटे उन दोनों के पास जाता है, घूरती हुई नजरों से उन पर नजर रखता है, मानो कोई जिम्मेदार प्रहरी हो। योगेश सिन्हा और मनोज कुमार, जो भागने की योजना बना रहे थे, रोने के कगार पर हैं। रोहित सिंह, तुमने ये कैसे किया? पूरी घटना को एक तरफ देखते हुए स्तब्ध कोमल कपूर आखिरकार होश में आती है और उत्सुकता से उसे देखती है। मैंने ये कैसे किया? रोहित सिंह अपना सिर खुजाते हैं। इस आसमान चीरने वाले शेर से बात करना बहुत आसान है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ज्यादा सुंदर हूँ। सुंदर? कोमल कपूर पलकें झपकाती हैं और उनका पतला शरीर लड़खड़ा जाता है। आकाश को चीरने वाला एक क्रूर जानवर है। उसके लिए सुंदर शब्द सिर्फ नर आकाश को चीरने वाले शेरों पर ही लागू होना चाहिए। तो आपके सुंदर होने या न होने का इससे क्या लेना देना? और सुंदरता की बात ही करनी है तो योगेश सिन्हा तो आपसे कहीं ज्यादा आकर्षक हैं। ठीक है, अलविदा। रोहित सिंह आगे कुछ नहीं बताते और मुड़कर चले जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग का पुस्तकालय इंसान की कमजोरियों को देख सकता है, तो स्वाभाविक है वह आकाश को चीरने वाले शेर की कमजोरियों को भी देख पाएगा। ये आदमी भले ही बेहद ताकतवर लगे, लेकिन असल में इसने कई छिपे हुए जख्म झेले हैं, वरना ये स्वेच्छा से एल्डर सिन्हा चेन का पालतू जानवर बनकर काम नहीं कर सकता था। पुस्तकालय ने इसकी इस खामी का पता लगा लिया है। इसका फायदा उठाकर रोहित सिंह ने इसके कुछ आसान जख्मों को आसानी से सुलझा दिया। नतीजतन आकाश को चीरने वाला शेर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आज्ञा का पालन करने का फैसला करता है। योगेश सिन्हा के वादे की तुलना में कोई भी स्वादिष्ट भोजन और गोलियां किसी सुलझे हुए छिपे हुए जख्म की बराबरी नहीं कर सकती। बेशक इसमें उसका राज भी शामिल है, इसलिए वो कोमल कपूर को सच नहीं बता सकता। तुम मत जाओ। तुमने ये नहीं बताया कि आकाश को चीरने वाले शेर ने तुम्हारी आज्ञा क्यों मानी? उसे जाते देख कोमल कपूर जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है। जितना ज्यादा वो इस युवक के संपर्क में आती है, उतना ही उसे वो और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। वो एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इतनी सारी किताबें बस पलट पलट कर पढ़ लेना, शिक्षक योग्यता परीक्षा में जवाब जानते हुए भी जानबूझकर 0 अंक लाना, खाने के जरिए अपनी पेटू पहचान का एहसास होना और छठी श्रेणी के एक जंगली जानवर को आसानी से अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए राजी कर लेना। जो दूसरों की नज़र में नामुमकिन लगता है, वो इस युवक ने इतनी आसानी से कर दिखाया है कि दूसरे लोग अविश्वास से देखते रह जाते हैं। वो ये सब कैसे कर पाता है? कोमल कपूर अपने सामने इस युवक के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक होती जा रही है। बड़ी बहन, वो क्या सोच रही है इस बात से बेखबर उसे पीछा करते देख रोहित सिंह अपने कदम रोक देता है और बेबसी से कहता है, मैं लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ अगले दिन तक जिंदा ना रह पाऊँ। बस मुझे छोड़ दो। बड़ी बहन? तुम बड़ी बहन हो, तुम्हारा पूरा परिवार बड़ी बहनें हैं। कोमल कपूर का चेहरा लाल हो जाता है। वो बहुत खूबसूरत है। वो रोहित सिंह से थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन दिखने में 17-18 साल की लड़की जैसी ही है। फिर भी उस आदमी ने उसे बड़ी बहन कहकर संबोधित किया, जिससे वो भड़क उठी। ठीक है, मैं बड़ी बहन हूँ, तो मुझे जाने दो। रोहित सिंह झुंझलाहट में सिर हिलाते हैं। छी! रोहित सिंह को बड़ी बहन बताते हुए कोमल कपूर हंसती है और कहती है, ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं कल तुम्हें ढूंढूंगी। रोहित सिंह, बुध मंडप में अफरा तफरी का माहौल है। क्या हुआ? मैं मुश्किल से कुछ ही देर से बाहर गया था और ऐसा नज़ारा मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। एक कमरे में एक बुजुर्ग घुटनों के बल बैठे मैनेजर प्रशांत को ठंडी निगाहों से देख रहा है। वो बुध मंडप के कर्ता धर्ता एल्डर हरेंद्र शास्त्री हैं। बुजुर्ग, ये ऐसा ही है। एल्डर सिन्हा चेन के पोते योगेश सिन्हा यहाँ आ चुके हैं। मैनेजर प्रशांत कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करते और जो कुछ हुआ था सब बता देते हैं। इसमें वो मामला भी शामिल है जिसमें उन्होंने ड्रंक इमॉर्टल को ग्रीन क्रैक ब्रू से बदल दिया था। प्रशांत किशोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रशांत किशोर की बातें सुनकर एल्डर हरेंद्र शास्त्री का चेहरा काला पड़ जाता है और वो गुस्से से उन्हें एक लात मारते हैं। पेंग! मैनेजर प्रशांत तुरंत पीछे की ओर उड़ जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो मुंह भर खून उगलते हैं।
बड़े साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे अपने अपराधों के लिए माफ़ी की उम्मीद नहीं है, लेकिन वो आदमी तो और भी ज़्यादा नीच है। इन सब का सार्वजनिक रूप से पर्दाफाश करके और हमारे बुद्ध मंडप की प्रतिष्ठा को धूमिल करके वो स्पष्ट रूप से आप बड़े साहब की पूरी तरह से अवहेलना करता है। इतने शर्मनाक काम करने के बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि दूसरे इनके बारे में बात ना करें? बड़े साहब हरेंद्र शास्त्री का चेहरा शत्रुतापूर्ण लग रहा है, मानो उस पर कोई प्रचंड तूफान उमड़ रहा हो। मैं प्रबंधक प्रशांत बेकाबू होकर कांप रहे हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बर्तनों की सामग्री बदलना उनका अपनी मर्जी से लिया गया फैसला है। उन्हें लगता था कि उन्होंने इसे पूरी तरह से छुपा लिया है, फिर भी उस युवक ने सार्वजनिक रूप से उनकी पोल खोल दी। स्वाभाविक है कि उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें इस समस्या को पूरी तरह से सुलझाने के लिए 5 दिन का समय देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे भ्रष्टाचार के मामले को आगे ना बढ़ाने पर विचार कर सकता हूँ, वरना जिंदा बचने का सपना भी मत देखना। एल्डर हरेंद्र शास्त्री की आंखें रात के बर्फीले तूफान की तरह ठंडी हैं। वो खड़े होकर पूछते हैं, और उस आदमी का नाम क्या है? क्या वो अकेडमी का शिक्षक है? अगर उसने मुझे चुपके से बताया होता तो मैं उसे कोई बड़ी रकम इनाम में दे देता, लेकिन उसने तो सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचाना ही बेहतर समझा। मेरे बुद्ध मंडप की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। मैं कल उसे अच्छी तरह देखूंगा कि आखिर उसे इतनी हिम्मत किसने दी। भय से चिल्लाते हुए चारों ओर एक क्रूर आभा छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ की लहर ने सामने से हमला कर दिया हो, जिसकी वजह से गर्म मौसम के बावजूद भी कोई बेकाबू होकर कांप रहा है। योद्धा सातदान तोंगशुआन क्षेत्र। ये एल्डर हरेंद्र शास्त्री तोंगशुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो प्रधानाध्यापक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थे। उनकी साधना का स्तर ही पहले से ही आश्चर्यजनक है। ये रोहित सिंह शिक्षक हैं, मैनेजर प्रशांत जल्दी से कहते हैं। रोहित सिंह? वही जो शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे आखिरी नंबर पर था? एल्डर हरेंद्र शास्त्री चौंक जाते हैं। बुद्ध अकेडमी की स्थापना के बाद से सदियों के इतिहास में शिक्षक योग्यता परीक्षा में एक भी शिक्षक सबसे निचले पायदान पर नहीं आया था। इसलिए एल्डर हरेंद्र शास्त्री जैसे व्यक्ति ने भी रोहित सिंह का नाम सुना था। यही तो प्रबंधक प्रशांत सिर हिलाते हैं। एक कूड़ा बुद्ध मंडप की गरिमा को कुचलने की हिम्मत कैसे करेगा? वाह! मुट्ठी भींचते हुए उनकी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ जाती है। एल्डर हरेंद्र शास्त्री के मुंह से एक गहरी हत्या की मंशा झलकती है। अगर सामने वाला कोई स्टार शिक्षक या अकेडमी का कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसे सजा देने में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन चूंकि वो कूड़ा है तो उसे बेरहम होने का दोष मत दो। कितना परेशान करने वाला है। अपने घर लौटते हुए रोहित सिंह अपनी भौहों के बीच में मालिश करते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक साधारण से भोजन से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। छोड़ो, इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि मैं अपना समय ये सोचने में लगाऊं कि मैं पिक्सुए लोक में कैसे प्रवेश कर सकता हूं। जल्दी से वो सारे बेतुके विचारों को अपने दिमाग के पीछे फेंक देता है। एक पारलौकिक होने के बावजूद वो जानता है कि इस दुनिया में शक्ति ही शक्ति का राज है। पर्याप्त शक्ति होने पर ही किसी की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। वो इस समय डिंगली लोक के शिखर पर है और वहां से निकलने के लिए उसे योद्धा 6 दान की साधना तकनीकों की जरूरत होगी। हालांकि एक साधारण शिक्षक के पास अकेडमी की 6 दान साधना तकनीकों को देखने की योग्यता नहीं होती। वे किसी बड़े की अनुमति से ही उसकी एक प्रति लिख सकते हैं। पिछली परीक्षा में उसके पास केवल एक योद्धा 3 दान जितनी ही शक्ति थी। अगर वो अभी किसी बड़े के पास 6 दान साधना तकनीक पूछने दौड़ा तो उस पर गिनी पिग की तरह शोध किया जा सकता है। इससे कई परेशानियां पैदा होंगी। इसके अलावा दूसरे पक्ष की स्वीकृति के बावजूद सिर्फ एक प्रति के साथ वो अभी भी साधना करने में असमर्थ है। बुद्ध 9 दान सूत्र के पहले 5 दान पर आधारित इस साधना तकनीक में बहुत सारी कमियां हैं। सही साधना विधि खोजने के लिए अन्य साधना तकनीकों के संदर्भों के बिना उसके प्रशिक्षण में कोई परिणाम नहीं निकलेंगे, भले ही वो कई वर्षों तक बिना रुके प्रशिक्षण लेता रहे। उसके लिए सबसे ज़रूरी काम योद्धा के 6 दान साधना तकनीकों का एक विशाल संग्रह ढूंढना और उनकी तुलना करके सही साधना विधि निकालना है। अरे, मैंने सुना है कि कल की राजनगरी में काफ़ी व्यापार होता है और साधना तकनीकें उन वस्तुओं में से एक हैं जिनका व्यापार होता है। अगर मैं कुछ 6 दान साधना तकनीकें खरीद पाऊँ तो काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। अचानक कुछ याद आने पर रोहित सिंह की आंखें चमक उठती हैं। बुद्ध अकेडमी कल्की साम्राज्य की राजधानी कल्की राजसी नगरी में स्थित है। कल्की राजसी नगरी एक असाधारण रूप से समृद्ध नगरी है। यहाँ अनेक बड़े व्यापारिक नगर हैं और सभी प्रकार के व्यापार यहाँ होते हैं।
छेदान साधना विधियां भले ही दुर्लभ हों, फिर भी यहाँ अनेक दुकानों में बिकती हैं। इसके अलावा रोहित सिंह के लिए उन्हें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक वो उन्हें पलट पलट कर देख लेता है, तब तक ये गुप्त नियमावली प्राप्त करने के समान ही होगा। स्वर्गपथ के पुस्तकालय के साथ गुप्त नियमावली की गुणवत्ता और कीमत अब मायने नहीं रखती। जब तक पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी, वो असंख्य त्रुटियों में से सही मार्ग निकाल सकेगा और स्वर्गपथ दिव्यकला स्वतः ही संकलित हो जाएगी, जिससे वो शीघ्रता से साधना कर सकेगा। अभी तो सुबह है, देखते हैं आज मुझे कुछ पुस्तकें मिल पाती हैं या नहीं। ये कहते हुए रोहित सिंह हिचकना बंद कर देता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। सूरज अभी अभी डूबा है और रात का जीवन अभी शुरू हुआ है। चूंकि वो वैसे ही खाली है, इसलिए व्यापारिक शहरों में घूमने का ये एक अच्छा मौका है। शायद उसे कुछ उपयोगी वस्तुएं मिल जाएं। तियान्यू व्यापारिक शहर कल्की नगर का सबसे बड़ा व्यापारिक बाजार है। कहा जाता है कि अगर किसी के पास पर्याप्त धन है तो वो यहाँ अपनी मनचाही हर चीज़ खरीद सकता है। बाजार में कदम रखते ही रोहित सिंह को अपने सामने रखी अनगिनत वस्तुओं को देखकर अपनी दृष्टि धुंधली होती हुई महसूस होती है। वो पहले एक साधारण शिक्षक था। उसकी तनख्वाह कम थी और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। परिणाम स्वरूप वो पहले कभी इतनी भव्य जगह पर नहीं गया था। इसलिए रोहित सिंह यहाँ बिक रही ज़्यादातर वस्तुओं को पहचानने में खुद को असमर्थ पाता है। व्यापारिक शहर में कई छोटे छोटे विक्रेता हैं। इनमें से प्रत्येक स्टॉल के सामने एक विक्रेता बैठता है और उसके सामने हर तरह की वस्तुएं रखी होती हैं। हथियार, गोलियां, जड़ी बूटी, कवच, जानवरों की छाल, जानवरों की गोलियां। यहाँ साधना के लिए ज़रूरी लगभग हर चीज़ मिल जाती है। बस इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये तय करना मुश्किल है कि उनमें से कौन सी बेहतर क्वालिटी की है और कौन सी घटिया क्वालिटी की। मैं अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्वर्ग का मार्ग का पुस्तकालय शायद ये कर सकता है। ऐसा ही एक विचार उसके मन में कौंधता है। इस प्रकार रोहित सिंह तुरंत एक बूथ की ओर चल पड़ता है। यहाँ बैठे सज्जन, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरे पास आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और मैं अपने सामान से आपकी संतुष्टि की गारंटी देता हूँ। मैं इसे बस एक नज़र डालूंगा। रोहित सिंह मुस्कुराता है। वो बूथ में से एक वस्तु उठाता है। ये एक औसत आकार की गोलाकार घंटी है। इस घंटी को एक लोहार द्वारा विशेष रूप से गढ़ा गया है और इसमें असाधारण क्षमताएं हैं। ये केवल 50 स्वर्ण मुद्राओं में बिक्री के लिए उपलब्ध है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी कीमत उचित है। मैं यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को यही कीमत देता हूँ। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो मैं आपको विशेष छूट दे सकता हूँ। ये केवल 20 स्वर्ण मुद्राओं में आपकी हो जाएगी। विक्रेता मनाता है। रोहित सिंह उसकी बातों का जवाब नहीं देता, बल्कि वो घंटी को अपने हाथ में घुमा लेता है। वैंग! उसके मन में पुस्तकालय हिल जाता है और उसमें एक किताब प्रकट होती है, रिप्राइज बेल। ये बार बार एक ही धुन निकाल सकती है जिससे सिर चकराने लगता है। ये फाइटर 1 डैन के खिलाफ कारगर है। इसे ब्लू क्लाउड वर्कशॉप के 1 महीने के कारीगर ने बनाया है। ये वुजीन धातु की बनी है। खामियां: नंबर 1, रिप्राइज ध्वनि को प्रभावी होने में लंबा समय लगता है। कम से कम 1 धूप बत्ती के बराबर समय लगता है, जिससे ये युद्ध में एक अप्रभावी हथियार बन जाता है। नंबर 2, ये अपने हमलों में अंतर नहीं करता। इसे चलाने वाले को भी इससे नुकसान होगा। लगभग 15 मिनट। वाकई ये संभव है? रोहित सिंह मुस्कुराते हैं। भले वो इन सभी वस्तुओं से अपरिचित हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो उन्हें अपने हाथों से छूकर उठा लेंगे, पुस्तकालय उन पर एक किताब संकलित कर देगा। इसके अलावा ये किताब उस वस्तु के इतिहास, रचना और सभी प्रकार की खामियों का विस्तृत विवरण देती है। एक नज़र डालने से ही पता चल जाता है कि वो वस्तु मूल्यवान है या नहीं। जो लोग सच्चाई से अनजान हैं, वो इसके पिछले 20 होने के सिक्कों के प्रस्ताव पर इसे खरीद सकते हैं। किताब में दर्ज सामग्री को देखकर ही रोहित सिंह को एहसास होता है कि ये खिलौना 2 सोने के सिक्कों के भी लायक नहीं है। एक लोहान द्वारा विशेष रूप से गढ़ा गया ब्लू क्लाउड वर्कशॉप एक ऐसा संगठन है जो नकली सामान बनाने में माहिर है। इसके अलावा 1 महीने के कारीगर सबसे खराब कारीगरी वाले होते हैं। जो लोग वस्तुओं और हस्तशिल्प के निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं, उन्हें कारीगर कहा जाता है। उन्हें 9 माह में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 1 महीना सबसे खराब और 9 महीना सबसे अच्छा है। 1 महीने के कारीगर की कृति कितनी मूल्यवान हो सकती है? यहाँ लाइब्रेरी होने से मुझे नकली सामान खरीदने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रोहित सिंह हंसते हैं। ये दुनिया भी उनकी पिछली दुनिया जैसी ही है। असली सामान के साथ नकली सामान भी आता है और अपनी पहली की समझदारी को देखते हुए जाहिर है असली सामान के कारण वो शायद नकली सामान के खूबियों और कमजोरियों को भी नहीं पहचान पाएंगे। हालांकि लाइब्रेरी की मदद से अब उन्हें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
बस उन्हें उस चीज़ के संपर्क में आना होगा ताकि उस पर एक किताब लिखी जा सके। इस बाजार में कम से कम 1 करोड़ चीज़ें हैं। अगर उन्हें उनमें से हर एक को छूना पड़े तो क्या वो खुद को थकामांदा नहीं कर लेंगे? और अगर वो सिर्फ सामान को ही देखते रहेंगे तो ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो अपनी नज़र में आने वाली हर चीज़ को छू लेंगे तो शायद व्यापारिक शहर के सुरक्षा प्रवर्तन टीम को उन्हें पागल समझकर शहर से बाहर निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्या आप यहाँ शीत सूर्य घास बेचते हैं? अपने मन में उठे अतिरिक्त विचारों को दूर करने के लिए सिर हिलाते हुए रोहित सिंह पूछते हैं। विविध वस्तुओं के अलावा ये विक्रेता कुछ जड़ी बूटियां भी बेचता है। संग्रह मंडप में उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद उन्हें जोया मलिक की समस्या का समाधान मिल गया है। शुद्ध यिन शरीर के साथ उन्हें एक सौम्य और निटक्ष साधना तकनीक का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह यिन ऊर्जा के संचय की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। हालांकि वो पहले से ही लंबे समय से शुद्ध यिन साधना तकनीक का अभ्यास कर रही हैं और उनके शरीर के मेरिडियंस पहले से ही इसके अनुकूल हो चुके हैं। यदि अचानक कोई परिवर्तन किया जाता है तो उनके शरीर को गंभीर आघात लग सकता है और उनके साधना में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसा होने से रोकने के लिए पहले से कुछ तैयारियां करनी होंगी। उनमें से एक है औषधीय जड़ी बूटियों के माध्यम से उनके मेरिडियंस को पोषण देना। शीत सूर्य घास अनुकूल धूप के बावजूद ठंडे क्षेत्रों में उगती है। परिणाम स्वरूप इसमें निहित गर्म और ठंडी आध्यात्मिक ऊर्जा आपस में टकराती हैं, जिससे येन और यांग का सम्मिलन होता है, जिससे ये उसके मेरिडियंस को पोषण देने के लिए आदर्श विकल्प बन जाता है। चूंकि वो अभी व्यापारिक शहर में है, इसलिए उसके लिए इसके बारे में पूछताछ करने का ये सही समय है। ठंडी सूर्य घास, ये संयोग है कि आपने ये पूछा, शेखी बघाड़ने के लिए नहीं, लेकिन मैं अभी एकमात्र विक्रेता हूँ जिसके पास ये वस्तु है। मैंने इसे कुछ दिन पहले कल्की वन के एक खतरनाक क्षेत्र से खरीदा था। मेरे पास कुल 10 डंठल हैं और प्रत्येक डंठल की कीमत 100 सोने की मुद्राएं हैं। आपको कितनी चाहिए? विक्रेता मुस्कुराता है और एक डब्बा निकालने के लिए मुड़ता है। उसे खोलने पर उसमें कुछ ताज़ा दिखने वाले पौधे दिखाई देते हैं, लाल डंठल और पत्तियों वाले सफ़ेद फूल। पहले मुझे देखने दो। रोहित सिंह ठंडी सूर्य घास के बारे में सिर्फ किताबों से ही जानता है, इसलिए वो इससे ज़्यादा परिचित नहीं है। वो हाथ बढ़ाकर एक डंठल उठाता है और उसे अपनी हथेली पर रख लेता है। वैंग, उसके मन में पुस्तकालय हिल जाता है और उसमें एक किताब प्रकट होती है। ठंडी सूर्य घास कल्की वन में 200 किलोमीटर दूर एक अनजान घाटी से काटी गई 2 साल की खामियां। इस किताब के कवर पर जड़ी बूटी का नाम लिखा है और उसकी प्राप्ति का स्थान और खामियां भी दर्ज है। ये ठंडी सूर्य घास है। ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, यह पुष्टि करते हुए कि किताब में नाम में कोई गलती नहीं है। रोहित सिंह जानता है कि विक्रेता उससे झूठ नहीं बोल रहा। यह असली औषधीय जड़ी बूटी है, इसलिए वो अपना सिर हिलाता है। जैसे ही वो बोलने वाला होता है, उसकी नज़र डिब्बे के अंदर की तरफ जाती है। ठंडी सूर्य घास का ये डंठल थोड़ा मुरझाया हुआ क्यों दिख रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी प्राप्ति विधि गलत है जिससे ये मर गई है? औषधीय जड़ी बूटियों की कटाई का एक विशिष्ट तरीका होता है। अगर तरीका गलत है तो औषधीय गुण नष्ट हो सकते हैं, जिससे इसकी कीमत में भारी गिरावट आ सकती है। जिस फ्रिजिड सन ग्रास की वो बात कर रहे हैं, उसका तना मुरझाया हुआ, पतला और थोड़ा पीला है, जो देखने में अपरिपक्व लगता है। इसके अलावा ये बिल्कुल ताज़ा नहीं दिख रहा। इसके बड़े मुरझाए हुए सिर के साथ ऐसा लगता है मानो ये किसी भी पल मर जाएगा। ये सज्जन मजाक कर रहे होंगे। मेरी जीविका इसी पर निर्भर है, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? इस जड़ी बूटी का डंठल शुरू से ही अच्छी हालत में नहीं है। जब मैंने इसे खरीदा था तब से ही ऐसा ही था। अगर आपको चाहिए तो मैं इसे आधी कीमत पर 50 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दूंगा, विक्रेता ने कहा। रोहित सिंह शीत सूर्य घास का पीला और मुरझाया हुआ डंठल उठाता है। वुंग, शीत सूर्य माता घास, अन्य शीत सूर्य घासों का उद्गम कल्की वन में 200 किलोमीटर दूर एक अज्ञात घाटी से काटी गई 15 वर्ष पुरानी। किताब खोलते ही जड़ी बूटी का नाम और उस पर लिखी जानकारी दर्ज है। शीत सूर्य माता घास। रोहित सिंह की आंखें चमक उठती हैं। उसने इसे पहले किताबों में पढ़ा है। ये अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ जड़ी बूटी अन्य सभी शीत सूर्य घासों का मूल है। अगर इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किसी दवा के निर्माण में किया जाए तो इसकी प्रभावशीलता कम से कम 10 गुना ज्यादा होगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वो यूं ही जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था तो उसे ये खजाना मिल जाएगा। और तो और ये जड़ी बूटी 15 साल पुरानी है। बस यही बात इसकी असाधारण कीमत को दर्शाती है।
अगर जोया मलिक अपनी मेरिडियंस को पोषित करने के लिए फ्रिजिड सनग्रास का इस्तेमाल करती तो भी उन्हें अपनी साधना तकनीक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए कई अन्य तरीकों से संवर्धन की ज़रूरत पड़ती। हालांकि फ्रिजिड सनग्रास के इस डंठल से समस्या का आसानी से समाधान हो सकता है। उन्हें किसी और तरीके से संवर्धन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये उनके लिए सबसे उपयुक्त औषधीय जड़ी बूटी है, इसमें कोई शक नहीं। इस डंठल को मेरे लिए लपेट दो। हालांकि वो बेचैन हैं, फिर भी उनके चेहरे पर भाव नहीं है क्योंकि वे लापरवाही से इसे विक्रेता को वापस दे देते हैं। अगर दूसरे पक्ष को पता चल जाए कि ये एक मादा डंठल है, बीमार डंठल नहीं, तो इसकी कीमत तुरंत 10 गुना बढ़ जाएगी और फिर भी वो उससे इसे खरीदने में असमर्थ हो सकता है। एक चार धनवान युवक होने के नाते जो आधुनिक सभ्य दुनिया में पला बढ़ा है, जब वो किसी चीज़ से लाभ कमा पाता है तो वो अपने साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। चार धनवान शब्द स्वप्न, नैतिकता, संस्कृति और अनुशासन को दर्शाते हैं। इसकी उत्पत्ति 1980 में दिंग शियाओपिंग से हुई थी। 50 सोने के सिक्के। युवक को अच्छे कपड़े पहने देखकर उसने सोचा कि वो कुछ डंठल खरीद लेगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह सिर्फ एक बीमार डंठल खरीदेगा। अपने होठों को भींचकर वो उसे लापरवाही से लपेट लेता है। उसके चेहरे पर पहले वाली गर्माहट गायब हो जाती है। एक विक्रेता भी बिक्री करते समय अपने ग्राहकों का आकलन खुद ही करता है। उसके सामने वाला व्यक्ति एक अच्छी औषधीय जड़ी बूटी भी खरीदने को तैयार नहीं है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो एक गरीब आदमी है। चूंकि यही बात है तो उसे किसी और तरह से मनाने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। ठीक है। रोहित सिंह जड़ी बूटी पकड़कर अपनी जेब में हाथ डालता है और उसके चेहरे पर तुरंत ही असहजता झलकती है। पुस्तकालय में इतना मग्न होने के कारण वो पैसों की बात भूल गया। एक निम्न स्तरीय शिक्षक होने के नाते उसका वेतन कम है। ऊपर से शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक आने के कारण उसकी किस्मत पर बहुत बुरा असर पड़ा। दूसरे शब्दों में उसकी जेब में 10 सोने के सिक्के भी नहीं हैं, बल्कि 50 तो बिल्कुल नहीं। क्या कुछ गड़बड़ है? उसके चेहरे से कुछ गड़बड़ का आभास पाकर विक्रेता पूछता है। खांसी क्या तुम इसे मुझे 8 सोने के सिक्कों में बेच सकते हो? रोहित सिंह अपनी जेब से निकाले गए सोने के सिक्कों को गिनता है और वे सिर्फ 8 ही हैं। 8? तुम मजाक कर रहे हो? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कुछ भी खरीदने की कोशिश क्यों कर रहे हो? दूसरे पक्ष की हथेली पर रखे कुछ सिक्के देखकर विक्रेता मालिक कलाबाजी खाकर जमीन पर गिरने ही वाला है। उसे कंजूस ग्राहक तो मिले थे, लेकिन इतने कंजूस ग्राहक से उसकी मुलाकात पहले कभी नहीं हुई थी। सिर्फ 8 सोने के सिक्कों से ठंडी धूप घास खरीदने की कोशिश कर रहे हो? तुम जरूर सपना देख रहे हो। भले ही ये डंठल बीमार हो, फिर भी इसकी कीमत इस कीमत से कहीं ज्यादा है। जड़ी बूटी वापस छीनते हुए वो नाराजगी से हाथ हिलाता है। भाग जाओ अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुमसे इस पर बहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। खांसी, ये सच है कि मैं पर्याप्त पैसे नहीं लाया, लेकिन क्या तुम सच में इसे मुझे बेचना नहीं चाहते? विक्रेता का रवैया देखकर रोहित सिंह अपना सिर हिलाते हैं। बकवास। भले ही ये डंठल देखने में भद्दा लग रहा हो, फिर भी इसमें औषधीय गुण होते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसे 30-40 सोने के सिक्कों में भी बेचा जा सकता है। फिर भी तुम मुझे 8 सोने के सिक्के दे रहे हो? क्या मजाक है? जल्दी से निकल जाओ, वरना मैं सुरक्षा प्रवर्तन दल को बुलाऊंगा। ये देखकर कि ये आदमी कंगाल होने के बावजूद जाने से हिचकिचा रहा है, उसे यकीन हो जाता है कि वो यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया है। इसलिए वो सुरक्षा प्रवर्तन दल को बुलाने के लिए मुंह खोलता है। सुरक्षा प्रवर्तन दल को मत बुलाओ, मैं इसे खरीदने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। रोहित सिंह उसे बीच में ही टोक देते हैं। शांत और स्थिर भाव से वो धीरे से हंसता है। मेरे पास भले ही पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर मैं मुंह खोल दूं तो आप न केवल इसे मुझे बेचने को तैयार होंगे, बल्कि इसे मुफ्त में देने की भी पेशकश करेंगे? मुफ्त में दे दूं? क्या तुम अभी सो रहे हो? विक्रेता को उम्मीद नहीं थी कि वो बेचारा ऐसे शब्द कहेगा। वो सामने खड़े युवक को ऐसे देखता है मानो किसी बेवकूफ को देख रहा हो और बेरुखी से मुंह बनाता है। अगर मैं तुम्हें सच में मुफ्त में दे दूं तो तुम्हें दादा कहूंगा। उसकी राय में ये आदमी जरूर पागल हो गया है। ये तो छोड़िए कि उसके पास सामान खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। वो सोचता है कि वो उसे मुफ्त में दे देगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों दूंगा? तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे दादाजी कहो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रोहित सिंह सिर हिलाते हैं। वे विक्रेता की तरफ एक चमकदार मुस्कान के साथ देखते हैं और कहते हैं, तो मुझे मुफ्त में दोगे क्योंकि मैंने कहा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर शक है तो मैं 2 कदम चलता हूँ। खांसी, देखते हैं मुक्का मारने के बाद क्या होता है। मास्टर यहाँ है।
तुम मुझे मुक्का मारोगे? विक्रेता को समझ नहीं आ रहा था कि वो युवक क्या कर रहा है। सच में? रोहित सिंह सिर हिलाते हैं। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। सामने वाले के चेहरे पर गंभीरता देखकर विक्रेता का गुस्सा फूट पड़ता है और वो रोहित सिंह की तरफ मुक्का मारता है। उसने पागल लोग पहले भी देखे थे, लेकिन इतना पागल इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हें मुक्का मारने दूं? क्यों ना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूं? अपनी पूरी ताकत मुक्का मारने में लगाते हुए उसके वार से हवा सरसराती है, जिससे उसकी साधना का स्तर उजागर हो जाता है। योद्धा 3 दान झेनकी क्षेत्र का प्राथमिक चरण। बुरा नहीं। मंद मंद मुस्कुराते हुए रोहित सिंह हमले से बचने के लिए अपने शरीर को थोड़ा हिलाता है। वो पहले ही योद्धा 5 दान डिंगली क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका है। स्वाभाविक रूप से एक योद्धा 3 दान प्राथमिक चरण की ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उफ! उसने मान लिया था कि वो युवक यहाँ सिर्फ परेशानी खड़ी करने आया है, इसीलिए उसने सोचा कि साधना के बिना वो बस एक अपराधी होगा। हालांकि उसे आसानी से अपने हमले से बचता देखकर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उस युवक की साधना उसके मुकाबले ऊंचे स्तर की है। विक्रेता हैरानी से भरकर रुक जाता है। एक आदमी जो कम से कम योद्धा 3 दान के स्तर तक पहुंच गया है, वो शायद सिर्फ 8 सोने के सिक्कों से सामान खरीदने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम शिया पिंगी से हो। जैसे ही विक्रेता ने कोई कदम उठाया, स्वर्गपथ के पुस्तकालय में उस पर एक किताब संकलित हो गई। अपनी मंजिल पाकर रोहित सिंह मंद मंद मुस्कुराए। कैसे? तुम्हें कैसे पता? विक्रेता अचंभित रह गया। शिया पिंगी कल की राजसी शहर के आसपास के प्रांतीय शहरों में से एक है। ये कोई बड़ा शहर नहीं है और राजधानी के आसपास ऐसे कम से कम 80 शहर हैं। विक्रेता हैरान है कि रोहित सिंह इसे कैसे ठीक ठीक पहचान पाए। वो अपने रूप रंग को देखने के लिए नीचे देखने से खुद को रोक नहीं सकता, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा विशिष्ट गुण नहीं दिख रहा था जिससे उसके मूल स्थान का पता चल सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसे पता। रोहित सिंह ने अपना कूल अंदाज अपनाया। वो एक बार फिर शांत और गरिमामय भाव से दूसरे पक्ष की ओर देखता है। आधे साल पहले कल की वन में शायद तुम्हें खतरा हुआ होगा और एक ठंडे बांस सांप ने काट लिया होगा। हालांकि तुम अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन तुम्हारे गुर्दे खराब हो गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अपनी मर्दानगी दिखाना मुश्किल है। तुम विक्रेता पीछे की ओर लड़खड़ाता है। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो जमीन पर गिरने ही वाली हैं। ये सच है कि उसे आधे साल पहले कल की वन में एक ठंडे बांस सांप ने काट लिया था। जिसके बाद रोहित सिंह की बातों का दूसरा भाग भी सच है। हालांकि उसने अपने और वेश्यालय वाली महिला के अलावा किसी और से इस बारे में बात नहीं की थी। इस युवक को इसके बारे में कैसे पता? क्या ये कोई दृष्टा है, कोई ऐसा जो भविष्य बताने में सक्षम हो? विक्रेता अभी भी अविश्वास से भरा हुआ है। क्यों? क्या मेरी बात गलत है? दूसरे पक्ष के चेहरे के भाव देखकर रोहित सिंह समझ गया कि स्वर्गपथ के पुस्तकालय में जो लिखा है वो गलत नहीं है। इसीलिए वो दया का भाव व्यक्त करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगे तो मैं बिना जड़ी बूटी के ही काम चला लूंगा और अभी चला जाऊंगा। हालांकि तुम्हारी समस्या का इलाज करने का तुम्हारा एकमात्र मौका भी चला जाएगा। अब से तुम आदमी नहीं रह पाओगे। मुझे अभी ना याद दिलाने के लिए दोष मत देना। मैं गौंजी मत जाओ। ये सुनकर कि दूसरा पक्ष उसका इलाज करने में सक्षम है, विक्रेता का शरीर उत्तेजना से कांप उठता है और वो जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाता है। क्या तुम सचमुच मेरा इलाज कर सकते हो? एक पुरुष के लिए अपनी शक्ति खोने से ज्यादा दयनीय कुछ नहीं होता। इन दिनों वो अपने दोस्तों के निमंत्रणों का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, इस डर से कि कहीं उसकी समस्या उनके सामने उजागर ना हो जाए। चुपचाप सहते हुए उसने कई अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सब एक ही नतीजे पर पहुंचे कि उसके लक्षणों का इलाज मुश्किल है और इसका एकमात्र उपाय अंग विच्छेदन है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई आम विक्रेता सीधे उसकी समस्या बता देगा और ये भी दावा करेगा कि वो इसका इलाज कर सकता है। मैं तुम्हें अपनी बात पर यकीन करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि चूंकि मैं बता सकता हूं कि तुम्हें क्या समस्या है, स्वाभाविक रूप से मेरे पास इसका इलाज करने के अपने तरीके भी हैं। गौंजी, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरा इलाज करो। जब तक तुम मेरा इलाज कर सकते हो तो सिर्फ उस एक ठंडी धूप घास के डंठल से नहीं, तुम मेरी सारी जड़ी बूटियां ले सकते हो। विक्रेता घबराहट में आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में विनती साफ दिखाई देती है। दुनिया में बहुत सारे अविश्वसनीय लोग होते हैं। उसकी बातें तार्किक हैं क्योंकि वो अपनी समस्या को समझ सकता है। उसके पास इसका इलाज जरूर है। इसके अलावा उसके पास उम्मीद की हर तिनके को थामने के सिवाय कोई चारा नहीं है। आखिरकार ये उसके भविष्य की खुशी का सवाल है। अरे, तुम्हें कोल्ड बैम्बू स्नेक ने काटा। इस जीव में स्वाभाविक रूप से ठंडक का गुण होता है। जब इसने तुम्हें काटा तो तुम्हारे शरीर में ठंडी ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे तुम अपनी शारीरिक कार्यक्षमता खो बैठे। इसके अलावा ये किसी भी औषधीय जड़ी बूटी से दूर नहीं हो सकता, इसीलिए कई औषधि विक्रेता भी इसके आगे खुद को असहाय महसूस करेंगे।
हालांकि इस सांप की विचित्रता ये है कि हालांकि इसका पूरा शरीर ठंडा है, लेकिन इसका पित्त गर्म है। जब तक तुम कोई दूसरा सांप ढूंढते हो, उसे मारते हो और उसका पित्त खाते हो, तब तक तुम अपने शरीर से ठंडी ऊर्जा को पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हो। तुम्हारी क्षतिग्रस्त गुर्दे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और तुम एक बार फिर एक पुरुष के रूप में अपनी मर्दानगी दिखा सकोगे। कोल्ड बैम्बू स्नेक के जहर के कई मारक हैं, लेकिन सबसे अच्छा मारक इसके शरीर में ही है। इसका पित्त इसकी अनूठी ठंडी ऊर्जा का प्रतिकार करने का मूल है। ये बुद्ध संग्रह मंडप में एक मानदंड में लिखा है। शीतबाज सांपों का विचार आते ही ये जानकारी उसके मन में कौंध गई। यही कारण है कि उसने केवल शीतबाज सांप के पित्ताशय का ही उल्लेख किया। अन्यथा वैसे तो स्वर्ग पथ में असंख्य दोष प्रदर्शित करने की क्षमता होने के कारण उसके पास अनगिनत उपचार थे, उसे किसी एक को ही चुनने की आवश्यकता नहीं थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारी दोस्ती अब शुरू हुई है। अगर मजा आया हो तो लाइक दबा दो, वरना बिल्ली चूहे का पीछा करते करते आपके घर पहुंच जाएगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो अगली कहानी का पार्ट 2 सिर्फ सपने में ही देख पाओगे।